अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह से आगे में आपको कहेंगे खुश आमदीन। नए दिन का आगाज हो चुका है। उठ जाइए, बाहर निकल के देखिए, खूबसूरत रंग है। और आप इस्लामाबाद में रहते हैं तो इस्लामाबाद के रंग तो वैसे ही बड़े खूबसूरत होते हैं। मेरा नाम है आयशा यूसुफ और मेरे साथ मौजूद हैं इमरान हसन। एग्जैक्टली, नया दिन है, नए कलर्स होने चाहिए जिंदगी के अंदर, नए तजर्बात होने चाहिए। तजर्बात से हम अक्सर इसलिए घबराते हैं, सुबह तजर्बात, हाँ तजर्बा नहीं, पूरे दिन के हवाले से पूरे दिन अक्सर हम तजर्बात से इसलिए घबराते हैं कि हमें लगता है कि नताइज वैसे नहीं आएंगे। कुछ सितारों की भी खासियत होती है कि वो नए तजर्बे करने से घबराते हैं। वो एक कन्वेंशनल वे में जाना लोग पसंद करते हैं, यानी कि दे डोंट मेक न्यू एक्सपेरिमेंट्स, दे डोंट लाइक चेंज। हाँ, दे समहाउ, मुझे लगता है, या एक खौफ सा होता है ना कि यार अगर कुछ नया किया तो ये ना हो जाए। जैसे कि आप मिसाल के तौर पे किसी को सलाम नहीं करते सुबह जाते हुए, इसलिए कि वो शख्स आपको पसंद नहीं है। अल्लाह सुबह हो सकता है वो शख्स कोई आपकी रिसेप्शन पे बैठा हुआ शख्स हो, आपकी दुकान पे बैठा हुआ कोई शख्स हो, या जहाँ पे आप काम करते हैं। लेकिन कभी करके देखना भी चाहिए, कभी चेंज भी करना चाहिए। आई मीन ग्रीट करके। शेर कह दूं? कहिए, शेर तो बहुत जरूरी है। वो मेरे पास से गुजर गए, मेरा हाल तक न पूछा। मेरे पास से गुजर कर मेरा हाल तक न पूछा। मैं कैसे मान लूं कि वो दूर जाकर रोए। ये कैसे मान जाऊं कि वो दूर जाकर रोए। दिलों का हाल तो कोई नहीं जान सकता ना, तो अगर आप सलाम कर देंगे, हाल चाल पूछ लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। सामने वाले का दिन जो है वो भी शायद एक मुस्कुराहट के साथ मिल लेंगे आप, तो बेहतर हो जाएगा। तो इट्स वेरी नहीं, अगर वो दूर जाके ना भी रोए तो आपको क्या मसला है? रोए ना रोए उनकी मर्जी है, उन्होंने हाल नहीं पूछा, कल आप भी ना पूछेगा। लेकिन ये मेरा मतलब नहीं है। मैं बिल्कुल इसके ऑपोजिट वही बात जो आयशा करी है कि हमने अगर कोई नहीं भी आपको फॉर द टाइमिंग लगता ना कि इससे बात होनी चाहिए, आप करके चेक करें तब्दीली अपने मिजाज के अंदर, नया तजर्बा, ग्रीट करना लोगों को, तो मुझे लगता है कि इससे आपको कुछ ना कुछ आपका दिन अच्छा हो सकता है, एक अच्छा पॉजिटिव स्टार्ट हो सकता है। सो वी आर हियर फॉर अ पॉजिटिव स्टार्ट एंड अन ईजी स्टार्ट एज वेल। पॉजिटिव स्टार्ट है, लेकिन एक खबर जो है वो बड़ी आ चुकी है। जस्टिस याह्या अफरीदी, आपको पता है कि उनको नामजद कर दिया गया था नया चीफ जस्टिस। अब उनका नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है, यानी बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो जस्टिस याह्या अफरीदी होंगे। उनको तैनात कर दिया गया है। डेरा इस्माइल खान से इनका ताल्लुक है, यहाँ पर ये पैदा हुआ है। 2016 में पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात हुए और चीफ जस्टिस बनने पर रिटायरमेंट की मुकर्ररा उम्र तक पहुंचने से तीन बरस कबल ही रिटायर हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस की नामजदगी के लिए पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा नहीं बनी, जैसा कि इमरान कह रहे थे। पहले उन्होंने नाम भेजे, उसके बाद वो शामिल नहीं हुए इस कमेटी के अंदर। मौलाना फजलुर रहमान ने असद कैसर से राब्ता भी किया। स्पीकर अयाज सादिक और कमेटी अरकान की बैरिस्टर गौहर से मुलाकात भी हुई और चेयरमैन पीटीआई ने यह कहा कि पार्टी का फैसला था कि इजलास में शरीक नहीं होना, इसलिए वो इजलास में शरीक नहीं हुए। आईनी तरमीम मुल्क के लिए नुकसानदेह है, यह भी उनकी जानिब से कहा गया। आज़ाद अदलिया के बगैर रियासत का तस्वुर नहीं किया जा सकता। तरामीम के तमाम अमल को गैर कानूनी समझते हैं, ये भी बैरिस्टर गौहर ने कहा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ये कहते हैं कि आईनी तरमीम को नहीं मानते, ये आज़ाद अदलिया पर हमला है। तरमीम के हक में वोट देने वालों को पार्टी से फारिग कर देंगे। किसने वोट दिया, इंक्वायरी की जा रही है और बुज़दिल लोगों की पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं है। हम डटे हुए हैं, वक्त बदलेगा। तनकीद करने वाले अपनी गवर्नेंस ठीक करें। बड़ी बात ये ताज़ा तरीन उन्होंने कहा है, जो 10 दिन पहले कहा था। नहीं, ये ताज़ा, क्योंकि तकरीर हुई है, तकरीबन हुई है। खैर, उन्होंने मुल्क गिर एहतजाज का इंदिया दिया है, कहा है मैं खुद लीड करूंगा, हर तरफ से इस्लामाबाद जाएंगे। इस्लामाबाद वालों तैयार हो जाओ, कंटेनर आने को हैं। एक बार फिर ऐसा लगता है गंडापुर साहब की बातों से। खैर जी, इसकी पॉलिटिकल एंगलिंग इसकी क्या निकल रही है और कल पीटीआई का ना आना किस बात का इंदिया है, इस सारे मामले के अंदर इस पर बात करते हैं। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। अच्छा, हम कोशिश करेंगे उनके साथ राब्ता भी कनेक्ट नहीं किया हमने, तो हम कोशिश करेंगे इस पर तजिया भी ले लें। उसकी बुनियादी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से बाकायदा तौर पर बैरिस्टर गौहर ने कहा था कि जी हम जगह नहीं छोड़ेंगे, हम हुकूमत को जगह नहीं देंगे, मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। सीख लिया था, लेकिन फिर नहीं आए, अगेन नहीं आए। अब उन्होंने बता भी दिया कि वो क्यों नहीं आए, क्योंकि ये आईनी तरमीम जो की गई है, 26वीं आईनी तरमीम हुई है, वो ये कहते हैं कि हम इसको नहीं मानते हैं, ये आज़ाद अदलिया पर हमला है। लेकिन अपडेट जो है सबसे बड़ी आज की वो ये है कि जस्टिस याह्या अफरीदी, जिनको कल नामजद किया गया था, 2/3 अक्सरियत से उनको नामजद किया गया था कल पार्लिमानी कमेटी की जानिब से, और आज जो है उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब ये एडवाइस जो है वज़ीर आज़म सदर को भेजेंगे और सदर हतमी मंजूरी देंगे। नोटिफिकेशन जारी हो गया है, सो अब नोटिफिकेशन हो गया, असल कम हो गया जी, वज़ारत कानून ने वही ना असल। अब देखते हैं कि हाँ, जो अब अहम नुक्ता है वो वुकला की तरफ से जो मुख्तलिफ मैसेजेस आ रहे हैं, क्या वुकला एग्जीक्यूट कर पाते हैं? पूरी लाइन है, ये पूरी लाइन भी हो सकती है,
अगर लाइन बना ली वकला ने, बट डिपेंड्स, क्योंकि जो बार कोर्ट के सदर हैं रात को उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट बार के उन्होंने कहा कि ये तकर्री बिल्कुल आईनी है। सिंध बार ने भी अपना वजन जस्टिस याहिया अफरीदी के पलड़े में डाला है। अब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब कैसे इस फैसले को लेते हैं ये भी हमें देखना होगा। बहरहाल हम इसकी तरफ दोबारा भी आएंगे, विल ट्राई कि इस पर जरा एनालिसिस भी हो जाए और थोड़ा डिटेल में भी मजीद अगर जरूरत हो तो बात हो जाए। फिल वक्त हम एज यूजुअल अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज इंटरनेशनली हैपनिंग्स की आप तक पहुंचाते हैं और फिल वक्त आपको यहाँ से सीधा टेक ऑफ कराएंगे और लैंड कराएंगे जापान के अंदर, जहाँ 500 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली पहली खुद कार ट्रेन मुतारिफ करा दी गई है। आई थिंक इट्स गोना ब्रेक द रिकॉर्ड ऑफ द चाइनीज ट्रेन मैगलेव का, मेरे ख्याल से, क्योंकि वो 450 थी ना। ओके, तो ये ड्राइवर के जरिए चलने वाली ट्रेन का आजमाइशी सफर जो है वो कामयाब रहा है और हुकाम ये बता रहे हैं कि ये ट्रेन जो है जापान की बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा वक्त की पाबंद होगी और तवानाई की बचत करेगी। ये ट्रेन पहले 2027 में मुसाफिरों के लिए दस्तयाब होनी थी, ताहम अब इस मंसूबे में मजीद कुछ वक्त लगेगा। 500 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली ये खुद कार ट्रेन क्या कर रहे हैं? क्या नहीं, ये क्या करेंगे इतनी वक्त की पाबंदी करके? हम भी तो चल रहे हैं, हम भी तो दुनिया में सरवाइव कर रहे हैं। तो हम सिर्फ चल ही रहे हैं ना। कभी हम वक्त की पाबंदी हम नहीं करते देखिए दुनिया में, फिर भी हमसे सीखना चाहिए जापान को कि हम नहीं कर रहे पाबंदी, हम फिर भी चल रहे हैं। क्या करेंगे इतनी सेकंड्स की पाबंदी करके? और वहां पे लिटरली दे काउंट सेकंड्स, वो सेकंड्स का हिसाब रखते हैं। दैट्स व्हाई दे आर, और अगर वो लेट भी हो जाए ना तो आके माफी भी मांगते हैं। जी, वहाँ पर जो उनके मैनेजमेंट, सफाई भी बहुत है उनकी, सफाई भी बहुत ज्यादा है। एक और चीज जापान के बारे में, आई थिंक सिंगापुर के बारे में थी, हर जो चीज यहाँ पे नहीं है ना वहाँ पे है, वहाँ पे हाँ, हर जो चीज यहाँ पे अगेन हम सिर्फ चल ही रहे हैं, हम सिर्फ चल ही रहे हैं। बहरहाल हम जो है एआई और टेक्नोलॉजी की बड़ी बातें करते हैं, आए रोज़ नई नई खबरें भी आ रही होती हैं क्योंकि उसके अंदर जिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा आती जा रही है। एक और ख़बर है जी, वो भी एआई रोबोट से मुताल्लिक है कि जल्द दुनिया की पहली ऐसी ह्यूमनाइड रोबोट बनने जा रही है जिसकी पेंटिंग नीलाम घर में फ़रोख्त की जाएगी। मतलब सारे जो काम इंसानों के करने वाले हैं ना वो अब रोबोट्स करने वाले हैं। इसका नाम एआई गॉड है और इसकी मई में जिनेवा के अंदर यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर्स है, इसके अंदर एग्जीबिशन की गई थी। अब 31 अक्टूबर से जो भी आ रही है, इससे 7 नवंबर तक सोथबे ऑक्शन हाउस में इसकी नीलामी भी होगी और हुकाम को बहुत उम्मीद है कि ये पेंटिंग 1 से 1.5 लाख पाउंड में नीलाम हो सकती है। पाकिस्तानी को 5-6 करोड़ रुपए तो आई बिलीव बनते हैं, ज्यादा बनते हैं। मुझे ये बताएं, इन्होंने कुछ इंसानों के लिए छोड़ना है या नहीं छोड़ना? वैसे सब कुछ ही अगर रोबोट्स करेंगे तो फिर इंसानों ने क्या करना है ये समझ नहीं आ रही है। बहरहाल अब लेकिन अच्छी इनोवेशन है। इसमें हमारे लिए पता है सबसे बड़ी लर्निंग क्या है? कि कोई खबर जापान से आती है, कोई खबर चीन से आती है, ये सारे ममालिक एशिया के अंदर है, हमारे आसपास हैं, हम इसी खित्ते में रहते हैं भाई। सेंट्रल एशियाई रियासतों को भी हम देखें, यकीन मानिए उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान जैसी रियासतें भी हमसे बेहतर हैं। मैंने कल देखा, वो हमारे एक बड़े मारूफ वीलॉगर हैं अब्रार वाइल्ड लेंस वाले, बड़ा अच्छा उनका चैनल है। वो डिफरेंट ममालिक में बाय रोड जाते हैं, तो उन्होंने जितने ममालिक भी दिखाए, मेरा एनालिसिस ये था कि सब ममालिक में से ज्यादा गंदगी हमारे शहरों में, हमारी सड़कों पे है। हम दुनिया में इस लिहाज से सबसे पीछे, तो क्या हम सोच नहीं सकते कि हम भी अपने मुल्क को थोड़ा सा वैसा? मसला है कि सिर्फ सोचते ही है ना, करते नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है, कवानीन भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, एहसास भी मौजूद है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। चलें हम डिप्रेसिंग बातें नहीं करते, हमने पाकिस्तान के बारे में भी खबर देनी है। और पाकिस्तान की खबर क्या है अच्छी? वो ये है कि पाकिस्तान चीन को सालाना 2 लाख गधों का गोश्त और खाले बरामद करेगा। असली गधों की बात कर रहे हैं। कहाँ आप रोबोट्स की, एआई की बात करते हुए पाकिस्तान के हवाले से गधों की देखिए ना, एक्सपोर्ट्स की बात हो रही है ना। हाँ, एक्सपोर्ट्स बहुत आएगा। वैसे पाकिस्तान हमेशा करता है, आपको पता है, पाकिस्तान से बड़ी तादाद में जो गधे हैं वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं, फिर भी यहाँ पे हैं बहुत। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली क़ियाम के दौरे के दौरान दोनों ममालिक ने एक प्रोटोकॉल पर दस्तखत किए हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 60 लाख गधे पाए जाते हैं, ऑफिशियली जो रिपोर्टेड जो गधे, ठीक है। और चीन गधे के गोश्त के लिए एक अहम मंडी है, आपको मालूम है, दे यूज इट, उनको वो इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए। रवायती चीनी अद्वियात में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। सो पाकिस्तान जनाब गधे एक्सपोर्ट करने वाला एक बड़ा मुल्क है और उसके बावजूद लकीली वी हैव अ लॉट, तो हम हर साल एक्सपोर्ट करते हैं। एक्स्ट्रा गधे हम बाहर भेज देते हैं, बिल्कुल, और जरूरी भी है। चले हमारी एक्सपोर्ट जो है वो इससे बढ़ रही है, तो ये एक बड़ी अच्छी फर्क नहीं पड़ रहा उसके बावजूद ना। इतने गधे बाहर भेज, गधे जो है ना वो नए नए मतलब फर्क नहीं, मार्केट में आ जाते हैं गधे, हर साल भेजते हैं, हर साल मार्केट में नए गधे आ जाते हैं। तो बहरहाल अच्छी बात है, इनको बाहर भेज दिया जाए, इससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं जी, अमरीकी इंतखाबात की बात कर लेते हैं, जहां पर अरब पतियों की एंट्री हुई है। इलॉन मस्क की जानिब से ट्रंप की हिमायत के बाद बिल गेट्स कमला हैरिस की हिमायत में सामने आ गए। ये वैसे दिलचस्प हो रहा है ना, ये इट्स टाइप ऑफ कैंपेन, आई मीन कि आप किसको एंगेज करते हैं। लास्ट नाइट मैंने देखा डोनाल्ड ट्रंप के साथ फेमस रेसलर अंडरटेकर बैठे हुए थे, उनके भाई केन बैठे हुए थे, यस। और जो बुटिस्टा हैं वो
कैमला हैरिस को सपोर्ट करते नजर आते हैं। सो रेसलर्स के बीच में भी तकसीम है और इसी तरह जो बड़े IT टाइकून्स हैं या बिलियनियर्स हैं, मल्टी मिलियनियर्स हैं, उनके बीच भी तकसीम है। ये इंतखाबी मुहिम है और इसके लिए $5 करोड़ भी जनाब बिल गेट्स साहब ने दे दिए हैं। इट वोंट इम्पैक्ट हिज वेल्थ टोटली दैट ही हैज। आई मीन डेली इतनी बढ़ जाती है, लेकिन सिग्नलिंग है, बड़ा सिग्नल है। आपको लगता है इलॉन मस्क पीछे रहेंगे? मेरे ख्याल में इलॉन मस्क 5 करोड़ दिए ना, वो कहेंगे मैं 10 करोड़ दूंगा। इलॉन मस्क की फैन फॉलोइंग ज्यादा है। इट्स अबाउट फैन फॉलोइंग ना, कि वोट्स किसकी तरफ से आएंगे। अरे फैन फॉलोइंग है, क्या वोटर्स हैं या नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। इसके लिए हमें 5 नवंबर तक वो सैटेलाइट से कंट्रोल ना कर लेना इलेक्शन रिजल्ट्स को। अच्छा, अभी ये वो टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि लोगों को भी कंट्रोल किया जा सके। स्पेस एक्स के जरिए इलेक्शंस कंट्रोल हो रहे हैं अमेरिका के। वो मैंने नया सुना, वो जुपिटर की तरफ जा रहे हैं जी, मार्स से वो जुपिटर की तरफ जा रहे हैं, तो बड़ी अच्छी इनोवेशन हो रही है। इसके बाद जी आपको लेकर चलते हैं ऑस्ट्रेलिया, जहां पर एक अहम और मजेदार तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा अफसोसनाक था। हाइकिंग के दौरान खातून का मोबाइल जो है वो पत्थरों के दरमियान दरार में गिर गया और वो फोन उठाने की जब उसने कोशिश की तो वो खुद भी दरार में गिर गया। दरार में गिर गया 3-4 दफा। अच्छा जी, 7 घंटों की कोशिश के बाद जो रेस्क्यू टीम है वहां पे आई, बड़े बड़े पत्थर हटा बाहिफाजत और मोबाइल से उस मोबाइल को निकाला। वैसे इतना मुश्किल टास्क लग रहा है, नहीं ले लेती, लेकिन डाटा होगा ना बीच में, हो सकता है उनका। कौन से डाटा की बात कर रहे हैं आप? बहरहाल रेस्क्यू टीम जो है वो 7 घंटे तक यहाँ पर लगी रही और मतलब जस्ट लुक एट दैट कि बेचारी जो है ना वो 7 घंटे तक यहाँ पर इतने इनके मोबाइल से ज्यादा खर्चा रेस्क्यू टीम के विजिट में हुआ होना है। लेकिन आप देखिए कमिटमेंट देखिए, लेवल ऑफ कमिटमेंट देखिए, उन्होंने उसको बचा लिया। बहरहाल बाहिफाजत जो है ना वो यहाँ से निकलने में कामयाबी हो गई थी। अब जो है एक और हमने खबर शामिल करनी है, वो हम आपको वापस ले आते हैं ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान। ये खबर जो है एक पॉलिटिकल फैमिली से मुतालिक है, पाकिस्तान की बहुत बड़ी पॉलिटिकल फैमिली। सदर आसिफ अली जरदारी की साहबजादी जो हैं बख्तावर भुट्टो जरदारी, उनके यहाँ तीसरे बेटे की पैदाइश हुई है और उन्होंने उसका नाम जो है मीर जुल्फिकार रखा है। चलें जी, और कहती हैं कि प्यार मोहब्बत बांटने वाला हो। हमारी भी दुआएं, अल्लाह करे अच्छा हो, अच्छा बच्चा हो। जितने भी बच्चे पैदा हुए, नॉट जस्ट मीर जुल्फिकार, सब बच्चों के लिए हमारी दुआएं हैं कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ बड़ा करें। और इस बच्चे ने एक बार फिर बिलावल साहब को मामू बनाया है, आसिफ जरदारी साहब को नाना अब्बू बनाया है। ये बड़ा अच्छा था, बिलावल साहब को मामू बनाया है और उनको बड़े प्यारे हैं अपने भांजे। आई सी हिज ट्वीट्स, वो बड़ा और बड़े फैमिली काइंड ऑफ पर्सन है बिलावल। मुझे अच्छी लगती है ये बात। हमारी ईस्टर्न सोसाइटी के अंदर अगर बड़ी बड़ी शख्सियात फैमिली कनेक्टिविटी की बात करें और फैमिली से जुड़े रहें तो अच्छा लगता है। अच्छा, इतने वो बिजी थे आईनी तरमीम के दरमियान जो सारी वो प्रिपरेशन कर रहे थे, उसमें भी वो एक दिन के लिए गए और अपनी बहन से मिल कर आए। वैसे भी मामू भांजा या मामू भांजी का जो रिश्ता यूजुअली होता है बड़ा अच्छा होता है, बड़ा स्वीट होता है कहा जाता है। और माएँ वैसे बच्चों में प्यार भी ज्यादा डालती है ना अपने भाइयों और बहनों के लिए, मामू के लिए, पप्पो के लिए कम होता है और चाचा के लिए, ताया के लिए कम होता है। सो ये पिक्चर भी है जी इस फैमिली की, बख्तावर साहिबा जो कि मैरिड हैं, इनका ये तीसरा बच्चा है और इसका नाम मीर जुल्फिकार रखा गया है। होप इंस्पायर्ड बाय हर ओन नाना। बिल्कुल ऐसे ही है। वो कहती हैं कि खुशी इस चीज़ की है कि जिस दिन आईनी तरमीम मंजूर हुई है ना, उसी दिन मीर जुल्फिकार पैदा हुए हैं, तो उन्होंने उनका नाम जो है मीर जुल्फिकार रख दिया है। बहरहाल जी, मूविंग ऑन, हमने अब बात करनी है मौसम की। मौसम के बारे में आपको अपडेट करना है कि क्या आज का पूरा दिन जो है वो मौसम रहेगा, सो दैट उसके मुताबिक जाइए और बताइए अपनी दिन की तैयारी पूरी कर सके। तो आ जाते हैं जनाब, सबसे पहले बात कर लेते हैं विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की। यहाँ पर कम से कम दर्जा हरारत जो है वो रहेगा 19 डिग्री सेंटीग्रेड और ज्यादा से ज्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद लाहौर में कम से कम रहेगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा 32 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद शहर कायद रोशनियों के शहर का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर कम से कम रहेगा 24 और ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद पेशावर की बात करते हैं, कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड। और आखिर में कोयटा, जहाँ पर हमेशा सबसे कम रहता है, यहाँ पर कम से कम रहेगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके मुताबिक आपने तैयारी कर लेनी है अपने पूरे दिन की। जी, अच्छा, एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इस्लामाबाद में और कोयटा में ज्यादा फर्क नहीं है, 26 और 29, सो नजदीक है। सो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है। कल अपने आपको वैसे बर्फबारी के हवाले से भी अपडेट किया था, लेकिन अगर सिंध की बात की जाए तो सिंध में कुछ जगहों में कल से एक वेव है, वो गर्मी की वेव है। ठट्टा के इलाके हैं, बदीन के, कराची के अंदर भी इनफैक्ट कुछ जगहों पे गर्मी थोड़ी ज्यादा है और कहा जाता है कि अक्टूबर इज द थर्ड वार्मेस्ट वार्म मंथ इन कराची। हमें याद करवा दिया है वो हमारे साथ सरदार सरफराज साहब जो होते हैं, उन्होंने याद करवा दिया हमें। सो इस वजह से ये चल रहा है। बहरहाल अगर आप नॉर्थ का प्लान करना चाहते हैं, अभी भी स्टिल मौसम इतना बुरा नहीं है। स्नोफॉल हो जाए तो फिर थोड़ा मसला हो जाता है। सो यू कैन प्लान इफ यू वांट। उसके लिए छुट्टियां होनी जरूरी है और साथ थोड़ा सा बजट होना जरूरी है, जो आजकल पाकिस्तानी थोड़ा सा जिस प्रॉब्लम का शिकार रहते हैं। खैर, दूसरी जानिब बजट अच्छा करने के लिए जरूरी है कि आप कोई
ना कोई काम करें, अपनी जॉब के अलावा कहीं कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट्स करें। लोग ये सोचते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स कहाँ करें। पहले लोग रियल स्टेट में करते थे, अब रियल स्टेट थोड़ा सा एक तो एक्सेस से बाहर है और लोगों को थोड़ा उस तरह से फ्रूटफुल भी नहीं लग रहा है। तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत से लोग अगर उसको समझें तो एक अच्छा ब्रेक आपको सबसे पहले तो समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है जब इसके बारे में सुनते हैं, तो बहुत से लोगों को समझ भी नहीं आता, एंड ऑनेस्टली मुझे भी बहुत ज्यादा समझ नहीं आता। बट आपने इतना मुझे मोटिवेट कर दिया कि अब मैं भी सोच रही हूं। इट्स अबाउट इंटरेस्ट। आप इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगी और अगर थोड़ा प्रॉफिट होगा तो फिर खुद ब खुद समझ आना शुरू हो जाएगा। हमारे साथ अहमद चनाई साहब इस हवाले से होंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दें। मुसलसल रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स हमारी स्टॉक मार्केट बना रही है। 100 इंडेक्स तकरीबन हर रोज नई बुलंदियों को छू रहा है। गुज़िश्ता रोज भी हमने आपको बताया था तारीख की हाईएस्ट रेंज के ऊपर था, 86,886 पर पहुंच गया था और फिर 86,486 पर 466 के ऊपर इनफैक्ट कल बंद हुआ था। ये हमारी जो मार्केट है, जो स्टॉक एक्सचेंज माहिरीन है वो कह रहे हैं कि कारकर्दगी बहुत हौसला अफजा है और इसमें मजीद बेहतरी भी हो सकती है। ऐसे में सवाल ही पैदा होता है कि स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें सरमायाकारी करने का बेहतरीन वक्त क्या यही है जिसमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के इम्कानात है? ये जान लेते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट, आपको पता है, हमेशा मौजूद होते हैं। हम खुद से बात नहीं करते, एक्सपर्ट्स को लेकर आते हैं ताकि आप उनकी बात माने। माहिर मईशत अहमद चनाई साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। स्टॉक एक्सचेंज बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म कर रही है। इसकी हालिया कारकर्दगी को आप कैसा देखते हैं? बड़े रिकॉर्ड्स भी बन रहे हैं, लॉन्ग लास्टिंग है, इसमें इस्तेहकाम रहेगा? वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, मैं समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट की जो इस वक्त की पोजीशन है वो कंट्री की जो इकोनॉमिक सूरत हाल है उससे मुताबिकत है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान माशी तौर पर बेहतर हालात में है और उस बेहतर हालत की वजह से स्टॉक मार्केट की भी परफॉर्मेंस जो है वो हमें बेहतर नजर आती है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र कि जो पिछले अदवार में सिलसिले चल रहे थे, स्टॉक मार्केट जो है वो बिल्कुल मंदी का शिकार थी, कहीं कोई मूवमेंट नहीं थी। उसमें सबसे बड़ी वजह अगर हम देखें तो एक लैक ऑफ ट्रस्ट और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था। वो लैक ऑफ ट्रस्ट कॉन्फिडेंस ये था कि जी आज मुल्क दिवालिया हो रहा है, कल जो है वो पाकिस्तान माशी तौर पर तबाह बर्बाद हो जाएगा और इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। जब ये बातें सब जगह पे चल जा रही थी तो जो एक आम सरमायाकार है वो परेशानी का शिकार हो जाता था और वो दूसरे एवेन्यूज तलाश करता था और उन एवेन्यूज में पाकिस्तान से बाहर इन्वेस्टमेंट, दूसरी जगहों पे इन्वेस्टमेंट, मे बी रियल स्टेट में भी इन्वेस्टमेंट की कोशिश। लेकिन सबकी कोशिश यही होती थी कि डॉलर पता नहीं 600 का हो जाएगा, 700 का हो जाएगा, 1000 का हो जाएगा और पैसे जो है वो हमारे हो जाएंगे। तो ये बहुत सारी सूरत हाल थी। इस सूरत हाल को जो है वो नेगेट किया गया, माशी तौर पर पाकिस्तान को बेहतर किया गया और मैं समझता हूँ कि ये साल जो आप देख रहे हैं, अब लोग ये फील कर रहे हैं कि शायद मैं रह गया हूं, अब मैं माल ले लूं, अब जो है वो आगे जो वैल्यू गेन होगी उसमें मुझे मुनाफा हो जाएगा। तो अब ये एक भेड़चाल भी अपनी जगह मौजूद है। लेकिन आज भी मैं आपको बता दूं कि देखें जो इस वक्त स्टॉक मार्केट की पोजीशन है, मैं ये जाती तौर पर समझता हूं कि आज भी मार्केट में बड़ी गुंजाइश मौजूद है, स्पेस मौजूद है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि प्रॉफिट अर्निंग रेशो होता है। आज भी हमारा प्रॉफिट अर्निंग रेशो शायद आधा है और उस रेशो के हिसाब से जो सारी दुनिया में स्टॉक मार्केट ट्रेड करती हैं वो हमारी आधे पी के रेशो पर ट्रेड कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि मार्केट में अभी 100% ग्रोथ की गुंजाइश मौजूद नजर आती है। अहमद साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जो लोकल इन्वेस्टर हो उसका एतमाद नजर आए और फिर इंटरनेशनल कंपनीज तो ओबियसली वो स्टैट्स को रीड करती हैं और फिर उस तरफ जाती हैं। तो हमारे शोबे जिनके अंदर हमारी लिस्टेड कंपनीज, आई बिलीव 100 कंपनीज जिनकी हम बात करते हैं, मुझे लगता है कि बड़े कन्वेंशनल हैं। और दूसरा फिर हमारा जो लोकल इन्वेस्टर है उसको एक तो एजुकेशन नहीं है कि किस शोबे में जाना है, कितना इन्वेस्ट करना है, लोग घबराते बहुत हैं और वो कल्चर भी नहीं आया स्टॉक्स का जैसे अमेरिका के अंदर है या इंग्लैंड के अंदर है। और फिर थोड़ा आपने जैसा खुद भी जिक्र किया कि स्पेकुलेशन की वो इंतहा है कि लोगों को पता नहीं होता कब क्या हो जाए और मार्केट खुदा न खास्ता गिर जाए, किसी की एक स्टेटमेंट बाजुकात मार्केट को ले जाती है। तो इस कल्चर को कैसे मेंटेन करें कि लोग इस तरफ आएं, लोग इन्वेस्ट करें स्टॉक्स के अंदर, इसकी तरफ आएं? देखिए भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। पाकिस्तान में इस वक्त जो हमारे ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है। उनकी तादाद 3-3.25 लाख है और जो एक्टिव ट्रेडर्स हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, उनकी तादाद में भी से भी कम। तो होनी चाहिए कि लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में एक अवेयरनेस होनी चाहिए, उनकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि जी स्टॉक मार्केट कैसे रन करती है। सिर्फ
रात को किसी दोस्त ने कह दिया कि सुबह शेयर ले लो और नहीं ले लेना चाहिए, चाहे वो अच्छा शेयर भी। इसमें मैं ये समझता हूँ कि आप मकान भी खरीदने जाते हैं, आप गाड़ी भी खरीदने जाते हैं, तो उसको देखते हैं, उसकी ट्रायल रन लेते हैं, उसको समझते हैं कि ये गाड़ी जो है वो कैसा परफॉर्म कर रही है, ये मकान जो है वो कौन सी जगह पे है, किस तरह लोकेशन पर है। स्टॉक मार्केट में बगैर समझे हम किसी के कहने पर अपने लाखों करोड़ों रुपए डाल देते हैं और फिर मार्केट में अगर उछाल आ जाता है तो फिर उसको सफर करना पड़ता है। तो ऐसे नहीं सर आपकी मौजूदगी का फायदा उठा लेते ना, यू बीइंग एक्सपर्ट, जो लोकल इन्वेस्टर है जिसको इतना ज्यादा नहीं पता कि किस शोबे में इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट नाउ कौन से शोबों में वो इन्वेस्ट करेगा तो उसको मुनाफा होगा? देखिए, मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूं कि आप जब भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने आए, पहले स्टॉक मार्केट को समझ लें कि ये कैसे जो है वो चलता है, किस तरह जो है इसके शेयर्स की प्राइसेस में रद्द-बदल होता है, क्या मैक्सिमम स्लैब है, क्या लोएस्ट स्लैब है, और इसके बाद उस कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसकी बाकायदा वैल्यूएशन होती है। किसी भी एक्सपर्ट के साथ बैठ जाएं, आप अपनी भी नॉलेज जो है लाएं और एक्सपर्ट के साथ बैठ के जो मार्केट रिसर्चर्स होते हैं उस पर बात करें कि ये स्टॉक की जो स्क्रिप्ट है, इसकी प्रॉफिट्स क्या हैं, इसने पहले क्या डिविडेंड दिया है, आगे इसका क्या फोरकास्ट है, इसमें क्या होने जा रहा है। हर जो कंपनी होती है उसकी डायरेक्टर्स रिपोर्ट होती है, उसकी एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, फिर उस पर रिसर्चर्स के कमेंट्स होते हैं। जब तक हम उन चीजों को अच्छी तरह देख ना लें, सिर्फ हेयर शेप है कि जी इस पर ये शेयर बढ़ जाएगा, मैं नहीं समझता कि कभी इन्वेस्टमेंट किया जाए। राइट अहमद जनाब साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए, आप हमारे साथ मौजूद रहे। पिछले आपने जिक्र किया कि कौन से ऐसे शोबे हैं, फूड की कुछ कंपनीज हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसके अलावा बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं हमारे यहाँ, तो बहुत सारे ऐसे शोबे हैं। और अच्छी बात है कि थोड़ी रिसर्च आप कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आपने। वैसे एक चीज मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्या कोई ऑफिशियली ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद है जहाँ पर जाकर लोग सीख सकेंगे ट्रेडिंग कैसे करनी है? बहुत अच्छे जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं वो भी हैं, लेकिन ऑब्वियसली वी कैन नॉट रिकमेंड हियर। आप थोड़ा सा उनकी हिस्ट्री देख लें, जैसे एक पुराना होता है ना, आप रियल स्टेट कोई पुराना शख्स काम कर रहा है, आप ट्रस्ट करते हैं उसके ऊपर, ऐसे हिस्ट्री है। बहुत से लोग हैं जो रजिस्टर्ड हैं और पुराना काम कर रहे हैं, उनके साथ आप डेफिनेटली उनकी हिस्ट्री देखते हुए आप वो रिसर्च आपको खुद करनी पड़ेगी कि वो, लेकिन आपको एक्सपर्ट के साथ जाना पड़ेगा, एक्सपर्ट के साथ जाना पड़ेगा। इसके साथ ही हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ मजीद बातें करेंगे, कहीं जाना नहीं है, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। पॉलिटिक्स की इतनी बात हो रही है ना कि स्पीड ब्रेकर आ गया, लड़खड़ाने लगी है। बहरहाल जी, अपडेट हमने आपको किया था आगाज में ही, जस्टिस याहिया अफरीदी नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने बतौर चीफ जस्टिस तैनाती की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। सदर मुमलिकत ने जस्टिस याहिया अफरीदी की तैनाती 3 साल के लिए की है और सदर ने 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ लेने की भी मंजूरी दे दी। जी, 25 तारीख को फॉर्मर चीफ जस्टिस हो जाएंगे मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा, और उनके बाद जस्टिस याहिया अफरीदी अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। इससे पहले हमने उनकी आपको एजुकेशनल हिस्ट्री के बारे में भी बताया था और साथ उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस है उसके बारे में भी आपको बताया था। ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि उम्मीद है कि जस्टिस याहिया अफरीदी इस नामजदगी को कबूल करेंगे। तहरीक इंसाफ पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा नहीं बनी, ये इसकी पॉलिटिकल साइड है, और तहरीक इंसाफ के जो हिमायती याफ्ता या उनकी हिमायत करने वाले जो वकला हैं, जिसमें ओबियसली हामिद खान साहब भी शामिल हैं, वो ये कहते हैं कि हम इसके खिलाफ तहरीक चलाएंगे। और गंडापुर साहब जो कि चीफ मिनिस्टर केपी के हैं, उन्होंने भी वंस अगेन इंडिया दिया है कि हम पूरे मुल्क में एहतजाजी तहरीक चलाएंगे एंड ही विल लीड। गंडापुर ने ये भी कहा। हमारे साथ अब फाइनली आमिर इलियास राना साहब हैं, उनसे अब बात कर लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मोस्ट फेवरेट जो है कहा जा रहा था कि जस्टिस याहिया अफरीदी ही होंगे और फाइनली उनकी तैनाती जो है वो हो चुकी है। इस फैसले को कैसा देखते हैं आप? देखिए, फैसला आइन में जो तरमीम की गई उसके तहत हो गया और मंसूर अली शाह साहब खुद इस बात के दाई थे कि सीनियरिटी ही वाहिद किस्सा नहीं होना चाहिए। उन्होंने सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की तैनाती में ये काम कराया जो सिफारिशात दी थी। जस्टिस आलिया नीलम आ गई और उनके जो सीनियर 2 जज थे हाई कोर्ट में, वो दोनों काम कर रहे हैं, सिंध हाई कोर्ट में भी कर रहे हैं। तो तवक्को की जानी चाहिए कि अब सुप्रीम कोर्ट में भी काम करेंगे। अब इसके ऊपर कल से नहीं बल्कि 3 दिन से चल रही थी कि अगर याहिया अफरीदी आए तो वो ओथ नहीं लेंगे और मंसूर अली शाह ही फेवरेट हैं और वही होंगे। तो एक तो मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं हुए, वो सीनियर 3 जज मौजूद हैं और 26 को अल्फ है। तो रात से भी ये बातें चल रही हैं, तो 26 की सुबह का इंतजार करेंगे या आज
पता चल आमिर साहब एक टेक्निकली चीज बताइए, मैं इस पे थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, अगर आपको क्लियर है कि ये जो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की एक्सेप्टेंस है अपनी, ये उसके बाद का अमल है नोटिफिकेशन का या अभी एक्सेप्टेंस का मरहला बाकी है? आई मीन जस्टिस याहिया हैज एक्सेप्टेड इट एज अ चीफ जस्टिस? देखें दो चीजें होती हैं कि मैं नहीं समझता कि कोई भी गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ हो सकती है कि इतना बड़ा कदम उठा रही है और उनका, आपको पता है ना कि गवर्नमेंट और जजेस का राब्ता अटॉर्नी जनरल ऑफिस होता है, कोई और ऑफिस नहीं होता कि वो बात ना की जा सके। दूसरी बात, ये चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा जब चाहें, आज भी 2 दिन है, वो रिटायरमेंट ले लें। ये हर एक का हक है कि वो अपना फैसला करे कि वो चीफ जस्टिस बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते। नहीं, लेकिन कभी कभी गवर्नमेंट मिसकैलकुलेट भी कर जाती है ना, आपको याद है ना आईनी तरमीम का पहला इजलास। मैंने लफ्ज यही कहा है कि लेकिन अगर याहिया अफरीदी साहब नहीं मानते हैं तो फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो जाएंगे। अच्छा। और इसके ऊपर भी बहस है, लेकिन लिहाजा अब स्पेकुलेशंस है, लिहाजा 2-3 दिन चलती रहेंगी अनलेस कि याहिया अफरीदी साहब की तरफ से एक लिस्ट मेहमानों की चीफ सदर पाकिस्तान के पास चली जाए, क्योंकि जाहिर है सदर पाकिस्तान ने आज जब मंजूरी दी है उनके हल्फ की तो उनको इनविटेशन भी जाएगा। नोटिफिकेशन वजारत कानून निकाल चुकी है जो याहिया अफरीदी साहब को आज ही, बल्कि अब तक मेरा ख्याल है उनके पास पहुंच चुका होगा। जिस सूरत से काम हुआ है कि रात को ही सदर मुमलिकत ने एडवाइस पे साइन किए और वजारत कानून ने उसका नोटिफिकेशन निकाल दिया, तो ये फ्रंट बट चलता रहेगा। लेकिन इस वक्त वो चीफ जस्टिस नामजद हो चुके हैं, बना दिए गए हैं, एक हल्फ की दूरी पे हैं। अब उस दौरान हम और आप देख लेते हैं कि 3 दिनों में वो क्या होता है। सही। अच्छा आमिर साहब, एक इसके पॉलिटिकल एंगल की भी बात कर लेते हैं। ये जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ, इसमें पीटीआई ने पहले नाम भेजे, उसके बाद जब इजलास हुआ तो उसमें शामिल भी नहीं हुए, और अगेन वो यही कह रहे हैं कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम है ये अदलिया पर, एक आज़ाद अदलिया पर एक हमला है और एहतजाज का ऐलान भी उन्होंने कर दिया है। तो पीटीआई की ये जो स्ट्रैटेजी है, इसको आप कैसा देख रहे हैं? स्ट्रैटेजी समझते भी हैं या नहीं समझते इसको? पहली बात तो यह है कि अदलिया चूंकि सियासत कर रही थी, लिहाजा उनको भी समझाना बड़ा जरूरी था और पार्लियामेंट ने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया। अब पीटीआई ये हमेशा से यही करती आई है कि पहले मुज़ाकरात करते हैं, बैठते हैं और फिर बाइकआउट कर जाते हैं। मैं तो ये बहुत दिनों से कह रहा था कि आखिर में इन्होंने बाइकआउट ही करना है। ये जेयूआई के जरिए तमाम चीजों पर रजामंद थे कि आईनी अदालत नहीं बनेगी, आईनी बेंच बनेगा, फलां चीज नहीं होगी, हाई कोर्ट्स के तबादले नहीं होंगे जजों के, वो भी नहीं आया। उसके बावजूद चूंकि ये इनका फैसला है, वो सियासी जमात है, ये उनका राइट है। इसको मैं जब प्रेडिक्शन करता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कहूंगा कि नहीं उन्होंने क्यों किया, उनका राइट है। उन्होंने ही नाम दिए ना 3 पार्लिमानी स्पेशल पार्लिमानी कमेटी में, एक सेनेट से 2 कौमी असेंबली से, और उन्होंने जब जो उनकी पार्लिमानी की आदत है और जो उनके चेयरमैन है उनको गंदा किया इस तरीके से कि उन्होंने नाम दे दिए। और पॉलिटिकल कमेटी ने, जिसमें जो वर्चुअल कमेटी है पीटीआई की, क्योंकि कुछ मफरूर लोग शामिल हैं, कुछ गायब लोग शामिल हैं, कुछ पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, वो हावी हुए और जो क़यादत दस्तयाब है पार्लियामेंट के अंदर उनको जीरो किया कि आपने नहीं जाना। उन्होंने बता दिया ऑफ द रिकॉर्ड में भी, सामने भी, कि हमें रोका गया लिहाजा हम नहीं जा रहे। तो उनकी मंशा थी, उन्होंने नाम भी दे दिए। वो ना देते पहले टाइम में ही, वो पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग कर लेते, लेकिन वो अमेरिका वगैरह में लोग सो रहे होते हैं ना, वो नहीं दिन में जाके लेकिन आमिर साहब सिर्फ पीटीआई ही जो है वो मुखालफत नहीं कर रही, वुकला जो है वो भी अब कह रहे हैं कि हम तहरीक चलाएंगे ये जो आईनी तरमीम हुई है इसके ऊपर। उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? वुकला का राइट है। लाहौर हाई कोर्ट बार और सिंध हाई कोर्ट बार ने दोनों ने कह दिया है कि हम तो एक्सेप्ट कर रहे हैं इसको। सुप्रीम कोर्ट के बार के सदर कह रहे हैं। तो वुकला की सियासत हमेशा से तकसीम में रही है। अब हामिद खान साहब और उनके साथी तहरीक इंसाफ के जो वुकला हैं, जोर लगाना चाहिए। बाबर अमान साहब को भी महज टीवी टॉक शो में या ट्वीट पे नहीं रहना चाहिए, उनको बाहर आना चाहिए। आपने अमेरिका का जिक्र किया कि नहीं करनी चाहिए। अमेरिका में लोग सो रहे होते हैं, आपके ख्याल में पीटीआई अमेरिका में किसी से डिक्टेशन ले रही है अपने फैसलों के लिए, ये कह रहे हैं? उनके तो ट्वीट भी उनके वहीं से आते हैं, यहाँ से तो नहीं चलते, सारों के सामने है। आप और मैं, आप भोले बन रहे हैं। रऊफ हसन साहब ने क्या कहा था, आप याद कर लें। अच्छा, ये जो फैसला पीटीआई ने किया, अब इसके 2 बेसिकली डायमेंशन है ना। एक तो वो जो अपनी एजुटेशनल पॉलिटिक्स लेकर चल रहे हैं, अगर एजुटेशनल पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शायद सियासी तौर पे उनका ये फैसला ठीक लगे कि जी हम किसी ऐसे अमल का हिस्सा नहीं है, जैसे असेंबली को नहीं मानते, उसकी पार्लिमानी कमेटी को भी नहीं मानते और किसी तरमीम को भी नहीं मानते, तो हम वो पहले अमल को गलती कहेंगे जो उन्होंने नाम दिए। लेकिन अगर हम उनकी पहले की हुई गलतियों को देखें, एक चीफ जस्टिस के हवाले से जस्टिस काजी फायद ईसा के साथ उनके कुछ ऐसे मामलात पहले रहे बतौर जज, और फिर उसको भी उन्होंने समहाउ भुगता, वो खुद भी कहते हैं, तो उसको देखें तो जस्टिस याहिया के लिए उनके रिमार्क्स या उनके जज्बात जो हैं वो भी उनको नुकसान आने वाले वक्त में दे सकते हैं। सो बेहतर डायमेंशन क्या है बतौर पार्टी, बेहतर स्ट्रैटेजी क्या है पीटीआई की आपके ख्याल में? आपको याद है कि सेनेट में
4 पहली शिकों पे पीटीआई के 4 अरकान ने मुखालफत में वोट दिए हैं, वो इस आईनी प्रोसेस का हिस्सा हैं। और जब आईनी तरमीम पास हुई है तो अली जफर साहब ने मुबारकबाद दी सागडार को सारों के सामने। लिहाजा आप देख लें कि वो वकला कोई और सोच रहे हैं, बाहर जो बैठे वकला हैं। कल फवाद चौधरी भी कह रहे थे कि ये सारा हामिद खान ने गंद मारा है, ये चूंकि उन दोनों की भी आपस में लड़ाई है, बड़ा रास्त लड़ाई है, ठीक है ना, लेकिन दोनों पीटीआई को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। अगर वो आप कहें कि फवाद चौधरी तो पीटीआई में नहीं है, तो फैसल फरीद इस वक्त किसके वकील हैं? उनको एक्सेप्ट कर लिया ना इमरान खान ने दोबारा, बस वो घेलो जब चलती रहती है। तो ये लड़ाई वकला के अंदर जैसे ओवरऑल है, अंदर भी है, हर ग्रुप के अंदर मौजूद होती है। जो अली अमीन गंडापुर साहब का आपने कहा, वो 3 दफा तो शेर आ चुका है और शेर बाहर नहीं निकला। वो डी चौक में वर्करों को नहता छोड़ के चाय पीने चला गया, फिर कहानियां सुनाता रहा। नहीं, इनमें से आपके ख्याल में चेयरमैन की लाइन कौन टो कर रहा है? बैरिस्टर अली जफर कर रहे हैं, क्योंकि वो वकील भी हैं उनके। बैरिस्टर अली जफर के मुताबिक उन्होंने मुबारकबाद भी दी और उन्होंने इस फैसले को ठीक नहीं समझा जो तहरीक इंसाफ इसमें शामिल नहीं हुई। शेर अफजल मरवत ने भी कहा कि बाइकआउट नहीं करना चाहिए था, लेकिन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पार्लिमानी जो सियासी कमेटी है उसका ये फैसला है। तो आपके ख्याल में एक्चुअली चेयरमैन तहरीक इंसाफ की लाइन कौन ले रहा है इनमें से? ये सारे लाइन ले रहे हैं, क्योंकि चेयरमैन पीटीआई जिनका नाम इमरान खान है, एक्चुअली कानूनी तौर पे तो बैरिस्टर गौहर है ना, जिनको चलने कोई नहीं दे रहा, तो वो भी हर एक को डिफरेंट लाइन देते हैं। आप आए आपको कुछ और बताएंगे, कोई दूसरा गया उसको कुछ और बताएंगे और एंजॉय करेंगे। और अब वो जेल में बैठ के लोगों को इसी तरह ही हिदायत देते हैं। उन्होंने असद कैसर के भाई को कहा कि तुम्हारा भाई स्पीकर बनेगा, तो उसको नहीं बनाया। तो उन्होंने कहा तैमूर झगड़ा जो है वो बनेगा, तैमूर सलीम झगड़ा वजीर खजाना बनेगा, वो मुजम्मिल बन गए कराची से आके। तो ये खान साहब के ऑर्डर हैं सारे, इधर से भी और उधर से भी। मशाल यूसुफजई को निकालते हैं, अगले हफ्ते वापस ले आते हैं। तो ये फैसले तो वहीं से आ रहे हैं ना, अटाला जेल से ही। अच्छा, सही। और आमिर साहब, ये अब जो कहा है, अली अमीन गंडापुर साहब भी कह चुके हैं, इसके अलावा दीगर रहनुमा भी कह चुके हैं पीटीआई के, कि जिन्होंने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाकर वोट दिया, इंक्वायरी हो रही है और उनको ढूंढ कर निकालेंगे और पार्टी से ही निकाल दिया जाएगा। तो आपको लगता है कि ये उनकी स्ट्रैटेजी, और वो तो बतौर आज़ाद उम्मीदवार, वो ये कहते हैं कि हमने बतौर आज़ाद उम्मीदवार वोट दिया है क्योंकि उनका पीटीआई से ताल्लुक नहीं था। तो इस पर आप क्या कहेंगे? 2 बातें हैं। एक तो अडयाला जेल से जो हिदायत सामने आई वो ये थी कि जब मैंने कहा था कि धरना खत्म नहीं करना तो क्यों उठे, तो वो तो अली अमीन गंडापुर तो उसके बाद नहीं मिले, तो इसकी जस्टिफिकेशन वो 2 दफा दे चुके हैं, कोई बंदा नहीं मानता, मजाक बना हुआ है। आजाद अरकान इसलिए हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 8 रुकनी बेंच ने मुकम्मल यकसुई से पीटीआई को सहूलत दी थी, उसका इन 10 अरकान पे कोई फैसला लागू नहीं होता, जिसमें उमर अयूब, बैरिस्टर गौर, क्योंकि वो भी किसी पार्टी की नुमाइंदगी नहीं करते, वो आजाद रुकन है, और बाकी 8, उनमें से 4 लोगों से गवर्नमेंट ने वोट ले लिए। टेक्निकली खेला कि उन्होंने किसी ऐसे बंदे का वोट नहीं लिया जिसको कल रेफरेंस बना के कहा जाए कि इसे नायल कर दें कि ये हमारी पार्टी का बंदा था। तो वो तो किसी पार्टी के बंदे नहीं है। अच्छा, टेक्निकली उन्होंने पहले दिन से ही किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं की थी। ठीक है, वो फैसले की जो कल जस्टिस काजी फायज ईसा ने भी इसके ऊपर अपना नोट भी लिखा। अच्छा, क्विकली हमें बता दीजिए, बाकी इदारों के अंदर बिलखसूस अगर हम पाकिस्तान आर्मी की, पाक फौज की मिसाल लें, तो उसमें अगर सीनियोरिटी के लिहाज से कोई नीचे से जनरल ऊपर बतौर चीफ आ जाते हैं, तो ऊपर के 2 जो जनरल्स होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं। टेक्निकली उसका लॉ मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब ये शिक हमारे लिए तो नहीं है, मिड-90s से पहले कुछ होता था। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, आप जरा थोड़ा सा बताइए हमें। अब जो सीनियर जजेस हैं, जस्टिस याहिया से खासतौर पर जस्टिस मंसूर, क्या उनके लिए लाजमी है कि वो काम करें या उनकी सवाबदीद है? टेक्निकली क्या है इस हवाले से? देखें, मैंने अभी कहा था कि रिटायरमेंट लेना या रिजाइन करना जॉब के अंदर गुलामी नहीं है कि बॉन्ड भरा हुआ है कि आपने इतने हद तक रहना है, कोई भी छोड़ सकता है। तो जब आर्मी में रिवायात ये हैं कि सीनियर लोग अपने आप को रिटायर करा लेते हैं, लेकिन जब आमिर जो थे उनको और जनरल सईद दोनों को कंटिन्यू कराया मौजूदा आर्मी चीफ ने कि नहीं, आप लोग नहीं जाएंगे और आप काम करेंगे, उन्होंने किया। और बाकी लोग, जनरल अजहर अब्बास, जनरल फैज हमीद, ये लोग रिटायरमेंट चले गए थे। ठीक है, तो इस वक्त मैंने आपको स्टार्ट में ये बात बताई थी कि सिंध हाई कोर्ट में भी दोनों सीनियर जज काम कर रहे हैं और लाहौर हाई कोर्ट में भी दोनों सीनियर जज काम कर रहे हैं, जिनकी जूनियर नंबर 3 पे जस्टिस आलिया नीलम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं। तो ये फैसला इन जजों की अपनी, मतलब उनकी अपनी सवाबदीद। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफी, तज्जियाकार, और जो अपॉइंटमेंट हुई है चीफ जस्टिस की पाकिस्तान में, उस पर बात कर रहे थे।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, आप उसको वैसे स्ट्रैटेजी समझते हैं? अब देखें, क्या एजुकेशनल स्ट्रैटेजी बहरहाल अपनी जगह पे है। हाँ। जो उनके कानून को बेहतर समझने वाले लोग हैं, मुझे लगता है कि उनके ख्याल के मुताबिक जो बात है वो ठीक है। वो कह रहे हैं कि आपको बाइकआउट, जब आपने देखे या तो आप नाम ही ना देते ना, इस अमल का हिस्सा ही ना बनते। जब आपने नाम दे दिए फिर एंड टाइम के ऊपर बैक ऑफ करना कुछ लोगों के लिए कंफ्यूजिंग है। बहरहाल उनका राइट है, वो ये फैसला कर सकते हैं। देखते हैं कि इसके पीछे क्या फर्दर कोई स्ट्रैटेजी है या नहीं है, या फिर वैसे ही फैसला था। हम आपको आगाह करते रहेंगे। फिर वक्त अगले टॉपिक की जानिब आए। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। शहर कायद से ये खबर है जहां पर नौजवान जो हैं उनके अंदर हम देख रहे हैं कि दिल का मर्ज एक वबा की सूरत इख्तियार करता जा रहा है। ये भी जरा थोड़ी टेंस खबर है, लेकिन ये इस पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 30 साल की उम्र के अफराद भी जो हैं वो अब दिल के अमराज में मुब्तला हो रहे हैं, जिसकी बुनियादी वजह जो बताई जा रही है जंक फूड का इस्तेमाल है। शहर के 70% नौजवान मोटापे का शिकार हैं, जिसकी वजह से ज़ियाबीतिस के मरीजों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। और जो अनहेल्दी फूड्स हैं उनमें पता है कौन कौन सी लिस्ट है? उनके अंदर निहारी, पाए, उसके साथ हलवा पूड़ी, ये जो कराची में बिरयानी, ये सब चीजें जब आप खाते हैं ना कराची के अंदर, वैसे होती बड़े मजे की हैं, मैंने क्योंकि खुद भी ट्राई की हैं, लेकिन ये आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं। और जो यंगस्टर्स हैं उनको भी ये दिल के अमराज में उसकी एक वजह ये भी है कि हमारे यहाँ जो फूड है बड़ा सब स्टैंडर्ड मिलता है, कॉम्प्रोमाइज स्टैंडर्ड्स हैं। बहुत कम जगह हैं जहाँ पे आप इवन यू कैन विजिट देयर किचन, यू कैन सी हाउ दे आर कुकिंग, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर गैर मियारी घी या ऑयल के अंदर इनको बनाया जाता है, और वो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन सब चीज़ों का। कुछ चीज़ें ऑयल में बनती हैं और कुछ चीज़ों में ऐसा लगता है कि ऑयल है और उसमें थोड़ी सी बाकी चीज़ भी, आई मीन ऑयल इतना ज़्यादा होता है और एक ही ऑयल होता है, उसी के अंदर बनता रहता है, बार बार होता रहता है। ये सबसे बड़ी वजह है। सो उम्र औसत जो सबसे ज़्यादा अलार्मिंग चीज़ है ना, इसकी जो औसत है वो तकरीबन 30 से 35 साल है। और ये अक्सरियत है उन लोगों की जिनको हार्ट अटैक हो रहे हैं। और हम उम्मीद तौर पे कहते हैं जी तकदीर आ गई, तकदीर तो डेफिनेटली फैसला है आप सबकी, मेरी मौत का फैसला अल्लाह ने कर, मतलब ये नहीं कि आप लेकिन उसकी कोई वजह भी तो बनेगी ना, उसकी कोई रीजन भी तो होगी। और ये रीजन मेरे ख्याल में काबिल कबूल नहीं है। इस वक्त जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो बड़े कंसर्न है, तो हमने कहा इस पर हम बात करें। इस पर हमने हेल्थ एक्सपर्ट जो है वो ले लिए हैं। प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर सगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NICVD। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, शुक्रिया हम न्यूज़ का, हम नेटवर्क का, जिसने आज हमें आपके प्रोग्राम में आने की जहमत दी है। यकीनन इन चीज़ों को डिस्कस करने से एक आम पब्लिक में एक मैसेज कन्वे होना ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो यही कि ये जो 30 साल की उम्र के अफराद हैं उनके अंदर ये दिल के अमराज, डायबिटीज़ होना, ये इसकी वजह सिर्फ ये जंक फूड, अनहेल्दी फूड खाना है, या फिर इसके अलावा भी हो सकती है कि कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, ये भी वजूहात में शामिल है? देखें, ओवरऑल ये सारी चीज़ें जो है ना ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स हुई हैं, और ये सारी चीज़ें जो है ना इस तरह हुई कि लोगों ने अपने आप को एफ्लुएंस कल्चर की तरफ शो करना शुरू कर दिया है। जो लोग एफ्लुएंट नहीं हैं वो भी ये कोशिश कर रहे होते हैं कि भाई हम भी बर्गर खाएं, हम भी रिफाइंड फूड खाएं, हम भी जो है ना उन चीज़ों को अडॉप्ट करें जो कि अनहेल्दी हैं। यकीनन इसके साथ बाहर के मुल्कों में जो फैसिलिटी है कि लोगों की तरफ रुझान है एक्सरसाइज वगैरह का, हमारे यहाँ किसी किस्म का कोई रुझान नहीं है एक्सरसाइज का, नंबर 1। नंबर 2, जो भी लोग पहले कुछ थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी करते थे उसको बिल्कुल तबाह बर्बाद मोबाइल ने कर दिया है कि लोग जो है ना अब मोबाइल की तरफ ज्यादा रुझान हो गया है। और यकीनन मोबाइल की तरफ रुझान होने से रात को जो अल्लाह मियां ने सोने के लिए रात बनाई है, लोग सोते नहीं है, उसकी वजह से अगले दिन जो है ना फिर वही कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा, उनके थोड़े से मेंटली अपसेट रहेंगे। यकीनन जब नींद वो सोना के बजाय बाबू सोना चल रहा होता है मोबाइल फोन पे, एंड दिस इज हाउ वी वेस्ट आवर टाइम और एज ऑब्वियसली एंड विद दैट। लेकिन मेरा जो कंसर्न है और ऑब्वियसली हम सबका, वो इस सर्टेन एज ग्रुप के हवाले से है। बहुत रेयर सुनते थे हम कि किसी को अर्ली एज में हार्ट अटैक हो, अब ये बहुत जल्दी हो रहा है। और खास तौर पे जो 30 to 40 ईयर्स की एज है बड़ी वल्नरेबल है, अल्लाह हम सबको महफूज रखे, हम इस एज ग्रुप के अंदर लाई करते हैं। लेकिन इसकी बुनियादी वजह इसकी क्या है इन स्पेसिफिक, ये हमें बताइए इस एज ग्रुप को। देखें, एक तो बुनियादी वजह में कॉमन चीज जो हम रखते हैं वो ये है कि अगर ये मौरूसी मामला हो तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ना आप कर सकते हैं ना कोई दूसरा कुछ कर सकता है। कि अगर किसी में फैमिली टेंडेंसी है तो यकीनन वो एहतियात वगैरह करेंगे तो होने का अंदेशा कम रहेगा। मगर उसके अलावा जो हमने अपनी तरफ से चीजें बनाई है ना कि वॉक नहीं करना, वजन को ज्यादा बढ़ा लेना,
अनहेल्दी फूड का इस्तेमाल करना, रिफाइंड फूड का इस्तेमाल करना, सिगरेट की ज्यादती करना और बिला वजह टेंशन वगैरह लेना, ये सारी चीज़ें जो है ना ओवरऑल हमारे पाकिस्तान में इन चीज़ों का रुझान बढ़ना कि शुगर की जो एज है वो भी कम हो गई है और डेफिनेटली जिनको शुगर होती है उनमें हार्ट अटैक या हार्ट से रिलेटेड बीमारी होने का अंदेशा भी बढ़ जाता है। अगर आप देखें, मैं अपनी मिसाल अगर देता हूँ कि 95 से जब हमने करियर स्टार्ट किया था, उस वक्त जब हम स्टडी करते थे तो हमें 40 साल या उससे कम के हार्ट अटैक के पेशेंट ढूंढने पड़ते थे, शादो नादिर मिलते थे। मगर अब आप अगर रहमत करें तो हमारे यहाँ कार्डियो में जो डेली हार्ट अटैक के मरीज की एंजियोप्लास्टी हो रही है तो डेली के हिसाब से 3-4 आपके हो रहे होते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा तकलीफ अमर है वो ये है कि हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम है, उसकी वजह से अगर सिस्टम में से कोई भी एक जो वर्किंग क्लास का बंदा बीमार हो जाता है तो उससे पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है और ये चीज जो है ना मुनासिब नहीं है। डॉक्टर साहब, इसका हल क्या है? इसका हल क्या है? क्योंकि क्या कंप्लीटली अनहेल्दी फूड्स, जंक फूड्स को बंद कर देना चाहिए? क्योंकि लोग टेस्ट भी तलाश करते हैं, उनको लगता है कि घर का खाना जो है ना उसके अंदर वैसा टेस्ट नहीं मिलता, चाहे वो हेल्दी होता है। तो कंप्लीटली तो इन चीजों को नहीं निकाला जा सकता, इनकी मिकदार को कम करके कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। देखें, इसको तो आपको कल्चर को चेंज करना होगा। जो इस वक्त अनहेल्दी कल्चर बना है उसको कल्चर को हेल्दी में करना है। मगर इससे पहले मैं एक चीज आपको और बता दूं जो और ज्यादा परेशान कुन है। जो पहले यंग एज ग्रुप में हार्ट अटैक होते थे तो आमतौर पे सिर्फ एक शरीयान जिसमें हार्ट अटैक हुई वो इन्वॉल्व होती थी, दूसरी सारी हेल्दी होती थी। मगर अब शुगर की वजह से और अनहेल्दी हैबिट्स और ना चलने की वजह से आमतौर पे तीनों शरीयानों में रुकावटें पाई जाती हैं। जिसमें हार्ट अटैक होता है उसको हम फिक्स कर देते हैं, बाकी दो को भी करना होता है फिर बाद में। अच्छा, तो ये भी बड़ा अलार्मिंग है। जहां तक आपकी बात है कि क्या करें, तो इसके लिए आपको कल्चर को चेंज करना होगा। कल्चर को चेंज करने के लिए एक सिंपल सा रूल आप अपना लें, सादगी से मुराद ये कि आपने सादा फूड खाना है। आपके खाने में 50 से 60% उन चीजों को शामिल करें जो कि अनकुक्ड हों, मीन्स के सलाद, फल, फ्रूट, इस तरह की चीजें हों। और बकाया जो फूड हो वो हेल्दी फूड हो जिसमें चिकनाई, तली हुई चीजों को अवॉइड किया जाए। हमारे यहाँ स्पेशली कराची में आपको बहुत कम पैसे में निहारी और इस तरह की चीजें जो है ना पाए वगैरह मिल जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस एज ग्रुप को हम जिसकी बात कर रहे हैं 30 से 40 साल के दरमियान, उमूमी तौर पे हार्ट अटैक के जो केसेस हैं ये मेल जेंडर में ज्यादा होते हैं, खवातीन में उतने रिपोर्ट नहीं होते। अगर हैं भी तो आई बिलीव कम है। आप प्लीज तस्सीह भी कीजिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूँ। इसकी बुनियादी वजह क्या है? हालांकि जंक फूड तो दोनों जेंडर्स खा रहे हैं, मतलब हम बाहर जाते हैं तो विद फैमिलीज जाते हैं, माशाल्लाह कोई लेके जाते हैं। जी, उसमें एक नेचुरली अल्लाह मियां की तरफ से एक हार्मोन होता है, उसकी वजह से फीमेल्स में सेफ्टी होती है। तो इसलिए फीमेल में टेंडेंसी जरा कम है, ऑल्दो के डायबिटिक वो होती हैं और इनके भी हार्ट अटैक पाए जा रहे हैं, मगर वो हार्मोन की वजह से अल्लाह मियां ने उनको सेफ्टी दी होती है। अच्छा, और डॉक्टर वन क्विक आंसर, जो कि टाइम कम है 30 सेकंड्स, बिल्कुल ही कोई सिम्टम्स हो सकता है कि ना हो और हार्ट अटैक आ जाए किसी को, या फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिम्टम्स आ रहे होते हैं जो इग्नोर कर रहा है? जी, ये रेयर फिनोमेना है। ये आमतौर पे जो शुगर के, जिनकी शुगर अनकंट्रोल होती है उनमें होने का अंदेशा होता है, या ओल्ड एज में या किडनी डिजीज वाले हैं उनमें होने का अंदेशा होता है। मगर ये कॉमन फिनोमेना नहीं है, रेयर फिनोमेना में आता है। तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि मरीज को असेस किया जाए, ईसीजी की जाए और फिर उसकी बुनियाद पे फैसला किया जाए। सही, ठीक है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर सगीर साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NICVD हमारे साथ मौजूद थे। भाई आप लोगों को अपना लाइफ चेंज करना पड़ेगा, स्पेशली जो आप 30s में हैं। आप लोगों को भी वैसे मैं अपने लिए नहीं कहूंगी, मैं तो ठीक है, आपको करना चाहिए। बहरहाल आप जितने भी देखने वाले हैं जो 30s में, आप इनफैक्ट उससे ऊपर भी जो है या उससे नीचे भी हैं, जंक फूड को कम करें, अनहेल्दी फूड्स को कम करें। ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इन द लॉन्ग रन ये आपके लिए अच्छा नहीं है। इसके साथ ही एक ब्रेक ले लेते हैं। इस अलार्मिंग खबर के बाद वापस आएंगे तो कुछ अच्छी खबरें शामिल आएंगे इंशाल्लाह। आएंगे वापस। स्टे विद अस।
वेलकम बैक वंस अगेन। सबसे आगे में एक बार फिर आपको खुश आमदीद, इस उम्मीद के साथ कि हमारे साथ आप मौजूद हैं। हमने वैसे सियासत की बात कर ली, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर ली, हेल्थ की बात कर ली, स्पोर्ट्स को पीछे नहीं छोड़ते हम। और स्पोर्ट्स में एक इतनी अच्छी खबर ताज़ा तरीन हमें मिली तो हमने ज़रूरी समझा कि आप तक पहुँचाएं। वो पाकिस्तान के अब्दुल मजीद के हवाले से है। मिस्टर यूनिवर्स मुकाबले अमेरिका में हुए और उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ये भी बताना ज़रूरी है कि इस कॉन्टेस्ट के अंदर 40 ममालिक के जो बॉडी बिल्डर्स थे आयशा वो शामिल थे एंड ही वन द गोल्ड मेडल। जबरदस्त जनाब। अब आप कहें ना, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी, यानी कि थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होता है और इनको जो है ना थोड़ा सा नहीं थोड़ा ज्यादा सपोर्ट भी चाहिए होता है। बॉडी बिल्डर्स आपको पता है कितना ज्यादा स्ट्रेंथ लगती है, तो उसके लिए मेहनत जो है वो भी बहुत ज्यादा की जानी चाहिए। अब्दुल मजीद आपको बहुत बहुत मुबारक हो, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। इंशाल्लाह जब भी आप पाकिस्तान वापस आते हैं हमने आपको अपने प्रोग्राम में बुलाना है, लेकिन आज हम और आपने आना भी है। लेकिन अब्दुल मजीद के साथ साथ हमारे साथ जो हैं आज एक और बॉडी बिल्डर मौजूद है, हमारे साथ मोइज मौजूद हैं। हाँ, उनका तारुफ हम ये कराएं कि उन्होंने भी बड़ा ज़बरदस्त नाम कमाया है। कामयाबियों का सिलसिला उनका तेज़ी से जारी है, अब भी जारी है। हसनैन मोइज वली इनका पूरा नाम है। ऑस्ट्रेलिया में 5 गोल्ड अपने नाम किए, 12 सिल्वर मेडल्स जीते। इसके साथ साथ एक माहिर पर्सनल ट्रेनर हैं, ऑनलाइन कोचिंग करते हैं और दुनिया भर में लोगों को फिटनेस के हवाले से रहनुमाई फराहम करते हैं। तो एक तो हम कोशिश करेंगे उनसे जानें और दूसरा अगर कुछ फ्री में टिप्स हमें भी मिल जाए मोइज की तरफ से तो वो भी हम ले लेंगे। और इस वक्त मोइज हमारे साथ लाइव मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मोइज कैसे हैं आप? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग हम ये कहेंगे। आई एम श्योर वहाँ पर जो है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में आफ्टरनून हो चुका होगा, तो बताइए कैसे हैं आप, कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त। जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं तो बड़ा मजा आता है। कैसे लगवाते हैं आप ये नारे? मतलब कैसे कर लेते हैं आप? इतने सारे लोगों में जाके गुमनामी में जाते हैं और फिर माशाल्लाह झंडा बुलंद कर देते हैं यार, बहुत ही जबरदस्त। आप ये कैसे हुआ? इस पर्टिकुलर इवेंट के बारे में हमें बताइए जो रिसेंट हुआ। ये इवेंट तो ऑफ कोर्स इतने सालों के बाद किया है और मैं बहुत ज्यादा तकरीबन 7-8 साल से तो सिर्फ कंपटीशन खेल रहा हूँ। ट्रेनिंग तकरीबन 12-13 साल से कर रहा हूँ। मगर ये कंपटीशन थोड़ा सा मुख्तलिफ था बिकॉज 2020 में जब मैंने मिस्टर ऑस्ट्रेलिया का टाइटल खेला था उसमें मैंने 4 गोल्ड और 2 सिल्वर जीते थे, तो वो बिल्कुल मतलब एक डिफरेंट विन था हमारे लिए। उसके बाद 2021 में मेरे वालिद साहब की जो डेथ हुई थी उसने मुझे बड़ा तोड़ दिया था। मैं पाकिस्तान नहीं आ सका था बिकॉज ऑफ द कोविड। उसके बाद कुछ पर्सनल बिजनेसेस में बड़े लॉस हुए और मेरे साथ एक बहुत बड़ा वाकया हो गया जिसमें मैं ऑलमोस्ट माजूर हो गया था। तो ये कंपटीशन मेरे लिए इतना ज्यादा अहम था, इवन दो कि मैंने इसमें सिल्वर जीता है। वो क्या वाकया हुआ? अगर बताना चाहें आप बता सकते हैं हमें क्या हुआ था ऐसा? मुझे बेसिकली मैं जल गया था, 3rd डिग्री बर्न। उसमें मेरे हाथ, टांग और तकरीबन सीना जल चुका था और मैं इतना ज्यादा डिमोटिवेट हो चुका था कि मैं लोगों को फेस भी नहीं कर पा रहा था और मैंने गिव अप कर दिया था अपनी लाइफ से। और थैंक गॉड कि मेरी वाइफ ने मुझे सपोर्ट किया, अल्लाह ने मुझे सपोर्ट किया और वो थोड़े से इमोशनल स्कार्स काफी टाइम तक रहे। 2023 में चीजें बेहतर हुई अल्हम्दुलिल्लाह और 2024 में मैंने कहा कि when there is a will there is a way। और बस अल्हम्दुलिल्लाह इस साल तो हम मैदान में उतरे और मैंने you made your way to the gold medals। फिर आप रुक के ही नहीं आए, आपने कहा अब लेने हैं तो 5-6 इकट्ठे ही लेने हैं। नहीं बस ऐसा ही है अल्हम्दुलिल्लाह। जब आपको जिंदगी में लोग हमेशा कमतर समझते हैं तो आपके पास फिर कमाने के लिए सब कुछ होता है। क्या बात है। कामयाबी जो है ना सबसे बड़ा जवाब होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा हसनैन, अगेन जब भी हमारे पास कोई ऐसा शख्स आता है, कोई ऐसा स्टार आता है जिनकी बड़ी अचीवमेंट्स होती हैं, तो उनकी स्टोरी जो है ना वो हमारे लिए बड़ी इंस्पायरिंग होती है। आई एम श्योर हमारे देखने वाले जो हैं वो भी जानना चाहते हैं कि स्टार्ट कहाँ से हुआ था, आगाज़ कहाँ से हुआ, सोचा कैसे कि इस फील्ड के अंदर जाना है और इस फील्ड में जाकर इतनी कामयाबी हासिल कर लेंगे, ये सोचा था? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था। पाकिस्तान में जब मैं था 2007 की बात है, जब हम अपने बड़े भाई फजल इलाही को देखते थे, उनको देख के खुश रहते थे, उनको देख के एक्सरसाइज करते थे। फिर जब 2009 में मैं स्टूडेंट वीजा के ऊपर ऑस्ट्रेलिया आया तो पहला साल तो सिर्फ यहाँ पे जॉब ढूंढने में और अपने एंड्स मीट को उसमें करने में लग गए। 2011 से मुझे एहसास हुआ कि ये गोरे बड़े फिट हैं और इनके साथ अगर मिक्स होना है तो फिटनेस को तो सीरियस लेना पड़ेगा। तो बस वो आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा करते गए। उसके बाद फिर जब मेरा इमिग्रेशन हुआ तो मैंने ये रियलाइज किया कि जब मैं फ्री में लोगों को इतनी टिप्स दे रहा हूँ तो क्यों नहीं अपने पैशन को प्रोफेशन बना लेते हैं। तो फिर मैंने यहीं से तालीम ली। उन्होंने बता दिया पैसे लगेंगे अगर आपको टिप्स चाहिए तो इमरान, फ्री में टिप्स नहीं मिलेंगी। बीइंग ऑस्ट्रेलियन तो बनता है उनका। ठीक है जी, प्लीज कंटिन्यू। उसके बाद जब मैंने वही नॉलेज जो अपनी अर्न की थी उसको अपनी बॉडी के ऊपर इंप्लीमेंट किया तो रिजल्ट और अच्छे आए।
और फिर हमने ये सोचा कि अब हमें कंपटीशन खेलना चाहिए। ये कल्चर कितना इंपॉर्टेंट है, ये हेल्दी रहने का कल्चर ऑस्ट्रेलिया या दीगर जो ममालिक हैं इसलिए वहाँ पे लोग तवज्जो भी देते हैं, बेहतर लाइफस्टाइल है। दो कि अमेरिकन के अंदर भी ये मसाइल हमारे वाले हैं बहुत ज़्यादा, रिपोर्टेडली जंक फूड का इस्तेमाल, हेल्थ एंड फिटनेस पे ज़्यादा तवज्जो ना देना, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में बॉडी बिल्डिंग का एज प्रोफेशनल भी और एज अ शौक भी कोई बहुत ज़्यादा कल्चर नहीं है। एक लिमिटेड क्लास है, लिमिटेड लोग हैं। ये कल्चर कितना मैटर करता है और हमें इसमें किस किस्म की इंप्रूवमेंट चाहिए कि हम सभी एक अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आएँ? देखिए, पाकिस्तान की जब आप बात करते हैं ना, तो पाकिस्तान में बॉडी बिल्डिंग एक ड्रीम है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग जो है वो वाहिद एक स्पोर्ट्स है जिसमें आपको मजदूरी भी करनी है और पैसे भी नहीं मिलते। अब ये जो भाई हमारे आपने जिनका नाम जाते हैं पैसे, जो भाई आपने अभी जिक्र किया, अब ये इनकी स्टोरी देखें, ये लोग सब इनके जैसे बहुत पाकिस्तान में बॉडी बिल्डर हैं जो बेचारे पता नहीं किस तरीके से अपना जो है खर्चा निकालते हैं। हमारे वहां पे या तो यू हैव टू बी वेरी रिच, या तो आपके पीछे किसी का हाथ हो कि वो स्पॉन्सर करे। बॉडी बिल्डिंग इट्स लग्जरी इन पाकिस्तान। यहाँ पे क्या है कि आप $15 की मेंबरशिप लेके जिम के अंदर जाते हैं और आप अफोर्ड कर सकते हैं। और जो आपने रेशो बताया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैं समझता हूँ कंपेटिटिवनेस इतनी है, क्योंकि अभी आप ओलंपिक्स के अगर रिजल्ट निकालेंगे तो जब आप रेशो निकालेंगे ना कंट्रीज के हिसाब से कि किस कंट्री की कितनी पॉपुलेशन है और उन्होंने कितने मेडल्स लिए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया विल बी नंबर 1। यहाँ पे लोगों को पागलपन का शौक है, मतलब फिटनेस इज, मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि यार ये बॉडी बिल्डर है, मतलब हर दूसरा बंदा बॉडी बिल्डर हो। सही। अच्छा हसनैन, ये भी मैं जानना चाहूंगी कि बॉडी बिल्डिंग के बारे में क्योंकि हम बात कर रहे हैं, इसके लिए आपका फिजिकली फिट होना तो डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है। मेंटल फिटनेस या मेंटली स्ट्रांग होना, इसके लिए ये बताइएगा कितना ज़रूरी है? देखिए, ये जो मेंटल हेल्थ है ना, मेंटल टफनेस, वो तो आपको हर शोबे में चाहिए, क्योंकि आपका जिस्म वही अचीव करता है जो आपका माइंड बिलीव करता है। अगर आपने दिमागी तौर पे गिव अप कर दिया, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, और ये अप्लाई होता है हर चीज में। तो क्विकली हसनैन भाई, ये जो हम जिम के पैसे देंगे यार, हम जैसे जो लोग हैं ना, ये मेरे दिल का गुबार है, मैं निकालना चाहता हूँ। हम जिम जाते हैं, रजिस्ट्रेशन देते हैं, पैसे देते हैं, जिम नहीं जाते। 2 दिन गए, 3 दिन गए, 2-3 दिन पिक्चर्स बनाई, फिर आगे वापस। यार कोई टिप दे दें जाते जाते कि हम रेगुलर हो जाएं यार, हम जाना शुरू कर दें, हमें कुछ ऐसा दम दरूद बता दें जिससे ये हो जाए यार, क्या करें? मैं आपको कहूंगा, शायद आपको अच्छा ना लगे, आप अपने आप से प्यार नहीं करते। जो इंसान अपने आप से प्यार करता है वो अपना ख्याल रखता है। Heads down. You're right. बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हसनैन, मोहब्बत पैदा करनी पड़ेगी खुद से, अपने आप से मोहब्बत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लव यू हैव टू लव योरसेल्फ। अगर आपको फिट रहना है तो देखिए, थोड़ी सी मोहब्बत तो हसनैन है, इसीलिए ये सवाल किया ना कहीं वो मोहब्बत का जज्बा जागता है, लेकिन ये जितनी होनी चाहिए, जितनी सेल्फ केयर होनी चाहिए, उतनी हम नहीं करते हैं। इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। भाई, जितने भी चैंपियंस हम कोशिश करेंगे आपसे मिलवाते रहे। हमने बहुत सारे मजीद मौजूदात पे बात करनी है, लेकिन क्या अभी हम एक ब्रेक लेंगे, मौजू पे बात कर लें? हम कर लेते हैं मौजू पे बात, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और इससे बहुत ज्यादा लोग जो है ना वो जुड़े हुए हैं, और जो मरीज जाते हैं हॉस्पिटल्स, उनको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। लाहौर के हॉस्पिटल्स वैसे बहुत ओवर पॉपुलेटेड भी है ना, हॉस्पिटल्स कम है, मरीज ज्यादा हैं, पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा है। तो इसी के ऊपर हम बात करने लगे हैं कि इमरजेंसी समेत, म्यू हॉस्पिटल है लाहौर का, वहां पर इमरजेंसी समेत दीगर शोबों में अद्वियात और सामान की किल्लत की वजह से इलाज में दुश्वारी हो रही है। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है उसने एंजियोग्राफी समेत दीगर सामान दस्तयाब ना होने की वजह से काम बंद करने की धमकी दे दी है। MS प्रोफेसर डॉक्टर फैसल मसूद ये कहते हैं कि हुकूमत ने 3 अरब रुपए के वाजबात अदा नहीं किए, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना है। इतने पैसे नहीं है कि बिजली के बिल अदा कर दें। अच्छा, जो कार्डियक वार्ड के सरबराह हैं, उन्होंने म्यू हॉस्पिटल की इंतजामिया को इस सूरत हाल के बारे में एक खत भी तहरीर किया है। इस हवाले से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे उमैर मौजूद हैं। उमैर से हम पूछ लेते हैं कि उनके पास ताज़ा तरीन क्या है इस हवाले से। जी उमैर, आप बताइएगा। बड़ा अस्पताल है, अस्पताल और सुबह बिल्कुल जी, मैं म्यू अस्पताल में ही मौजूद हूँ, शोबा इमरजेंसी के बाहर। और अफसोसनाक बात यह है कि म्यू अस्पताल एशिया के बड़े अस्पतालों में शुमार होता है और सुबह का सबसे बड़ा अस्पताल है। 2700 बेड हैं। एक जानिब तो हुकूमत की जानिब से कहा जाता है कि हम तमाम सरकारी अस्पतालों में जो मुस्तहिक अफराद हैं, जो गरीब अफराद हैं, उनको बाकायदा तौर पर ना सिर्फ उनका इलाज फ्री करेंगे बल्कि अद्वियात भी उनको फराहम करेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी।
दूसरी जानिब न्यू अस्पताल का जो दिल का जो शोबा कार्डिक है, उनके जो प्रोफेसर हैं, उनके जो सरबराह हैं, उनकी जानिब से ख़त सामने आया है जिसमें लिखा गया है कि जो कार्डिक की अद्वियात हैं उनकी मुसलसल किल्लत के बायस शोबा जो कार्डिक है उसे मुकम्मल तौर पर बंद कर रहे हैं। जो प्रोसीजर्स दिल के यहाँ पर किए जाते हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद किया जा रहा है। सिर्फ वजह यह बताई जा रही है कि जो मेडिसिन की सप्लाई लाइन है वो जो मेडिसिन कंपनीज हैं उनकी जानिब से बंद कर दी गई है। 4 रोज़ पहले का ये वाक़या है। 4 रोज़ बाद जो है गुज़िश्ता रोज़ जो है इजलास हुआ है सेक्रेटरी हेल्थ और जो तमाम अफराद हैं, CEO जो म्यू अस्पताल हैं और तमाम ऑफिसर्स जो हैं वो उसमें शामिल थे। मेडिसिन कंपनीज को जो अद्वियात की जो पैसे की अदायगी है उसके बारे में इस इजलास में कोई पेशरफ सामने ये नहीं आई है। उमर, हुकूमत क्या कर रही है? वजारत सेहत पंजाब से रब्ता किया गया है इस बारे में? क्योंकि अगेन हम यही बात कर रहे थे कि लाहौर में आबादी बहुत ज़्यादा है और अस्पताल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम है। अगर ये वाले कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट की बात करें वो बंद हो जाता है तो फिर लोगों को तो बहुत ज़्यादा मसलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पूरे पंजाब से लोग आते हैं इलाज करवाने के लिए। डेफिनेटली जी यही मामला है। आपको मालूम है कि ओवर क्राउडेड है हॉस्पिटल, मुझे मालूम है और यहाँ आने वाले तमाम जो मरीज़ हैं उन सबको ये मालूम है। तो हुकूमत को इस बात का इदराक क्यों नहीं है? सबसे पहले तो ये बात है। और दूसरी जानिब 3.8 बिलियन रुपए जो है उसकी अदायगी हुकूमत की जानिब से की जानी है मेडिसिन कंपनीज़ को और जो दूसरे वाजिबात अदा करने हैं, तो तब ये ऑपरेशनल जो है वो एक मरतबा फिर चल सकेंगे। सेक्रेटरी हेल्थ से जब बात करने की कोशिश की, उनसे रब्ता करने की कोशिश की गई तो उनकी जानिब से किसी किस्म का मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया गया। जो यहाँ के CEO हैं डॉक्टर फैसल, उनसे जब बात करने की कोशिश की गई तो उनकी जानिब से भी मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा है। बस यही कहा जा रहा है कि आइंदा चंद रोज़ में जो है अब हम रियल टाइम जब आपसे बात कर रहे हैं इस वक्त लाइव, तो इस वक्त लाहौर के एक बहुत बड़े अस्पताल म्यू हॉस्पिटल में दिल के मरीजों का इलाज नहीं हो रहा, इस वक्त इलाज नहीं हो रहा। देखिए बात यह है कि शोबा इमरजेंसी में जो मरीज़ आते हैं उनको बाकायदा यहाँ पर चेक तो किया जाता है, लेकिन मसला ये है कि जब उनको कार्डिक वार्ड में शिफ्ट किया जाता है, उनका अगर कोई प्रोसीजर किया जाना है, उन्हें कोई मेडिसिन दरकार है तो वो मुकम्मल तौर पर यहाँ पर मौजूद नहीं है, जो एक बहुत खौफनाक बात है। क्योंकि दिल के मरीज़ बहुत एमरजेंसी की सूरत में आते हैं और उनको क्विक रिएक्शन जो है, क्विक एक्शन करना पड़ता है डॉक्टर्स की जानिब से। आपने अच्छे से आगाह किया। आप इस मामले को आप देखते रहिए, इस पर नज़र रखिए, अपडेटेड रखिए हमें। अल्लाह करे ये मसला हल हो। ये बहुत सीरियस मसला है। 3.8 बिलियन 3.8 अरब रुपए की अदायगी 18वीं तरमीम के बाद सेहत सूबाई मामला है, सूबाई हुकूमत ने इसको देखना है और लाहौर का बड़ा हॉस्पिटल है। अगर वहाँ पे इतनी बड़ी नेग्लिजेंस हुई है, अब तक ये सर्कल नहीं चला पेमेंट का और दिल के मरीज मुश्किलात का शिकार है, तो बहुत बड़ा अलमिया है। आई थिंक पंजाब हुकूमत को इसको इमीडिएट बेसिस के ऊपर डेफिनेटली देखना चाहिए। प्रिया, उमैर राना हमारे साथ लाहौर से मौजूद थे, हमारे नुमाइंदे। अब हम एक ब्रेक ले लेते हैं। अब ले लेते हैं। अब ब्रेक का वक्त हो गया, एक ब्रेक लेते हैं। आपको भी ब्रेक दे देते हैं। ब्रेक लीजिए, स्टे विद अस। सबसे आगे में आपको कहेंगे एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। इमरान, दुनिया बदल रही है और बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि वक्त के साथ साथ आपको भी बदलना है। आप किसी भी इदारे में काम कर रहे हो, वहाँ पर अगर नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई जा रही है, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उस टेक्नोलॉजी के बारे में भी और उन ट्रेंड्स के बारे में भी आपको सब पता होना चाहिए। और ये कौन बताता है? ये प्रोफेशनल्स बताते हैं, ट्रेनर्स बताते हैं और साथ साथ हमें गाइड करते हैं। इस वक्त हमारे पास एक जो सेगमेंट है जिसके ऊपर हमने बात करनी है भाई, वो इन्हीं रुझानात के हवाले से है, इन्हीं चेंजेस के हवाले से जो हमें दुनिया में देखने को मिल रही हैं और फिर जिनको इंटीग्रेट करना हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। और HR प्रोफेशनल्स को न सिर्फ इन चैलेंजेस का मुकाबला करना पड़ता है, बल्कि इसके लिए अपना जो इदारा है या उसके अंदर काम करने वाले लोग हैं उनको भी तैयार करना पड़ता है। सो इट्स दिस द टॉपिक दैट यूजुअली दैट इज नॉट डिस्कस्ड ऑन मीडिया। डिस्कस नहीं किया तो हमने जरूरी समझा कि हम इस पे बात करें बिकॉज इसके तनाजुर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट होने जा रहा है और उसमें कुछ प्रोफेशनल्स हैं जो बड़ी अच्छी अपनी इस सारे सिलसिले को लेकर चलने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो हमने कहा कि इस पे हम बात करते हैं। कॉनेक्स नाम है इस इवेंट का और इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त PSTD के CEO अदील शरीफ साहब आज स्टूडियोज में मौजूद हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और साथ साथ सीनियर मैनेजर नॉर्थ फिजा मुबश्शिर साहिबा भी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सर? बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस। सही, सबसे पहले तो ये बताइए कि HR प्रोफेशनल्स जो हैं, सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए क्या होता है? वैसे तो इतने ज़्यादा लोगों को हैंडल करना ही चैलेंज होता है, बट अगेन क्या चैलेंज सबसे बड़ा लगता है? देखिए, HR को बिजनेस का पार्ट बनना और एक्सेप्ट करना फॉर
द बिज़नेस ओनर्स, द सीनियर मैनेजमेंट, ये चीज़ सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होती है। और जहाँ ये नहीं किया जाता वहाँ HR बड़े छोटे से स्कोप के साथ काम कर रहा होता है, और जिसमें लोगों की अटेंडेंस, सैलरीज, ये बड़ी बेसिक लेवल की चीज़ें आती हैं, लेकिन HR का रोल इससे बहुत ज़्यादा बियॉन्ड हो गया। उसकी वजह यह है कि इतनी तेज़ी से दुनिया में चेंजेस आ रहे हैं, बिजनेसेस के चेंजेस आ रहे हैं, पाकिस्तान के अपने डायनेमिक्स में इतने ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं कि इस वक्त HR के बंदे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गई है कि हाउ दैट पर्सन कैन कंट्रीब्यूट टू मैनेज कंपनी कॉस्ट, वैल्यूएबल रिसोर्स को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और जो न्यू ट्रेंड्स हैं उस पे लोगों को कैसे डेवलप करे, कैसे अडॉप्टेबिलिटी क्रिएट करे कि वो टेक्नोलॉजी और बाकी चीज़ों को लोग वेलकम करें एंड कंपनी की प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो सके। अच्छा अदील, एक HR प्रोफेशनल की ट्रेनिंग ओवरऑल कहाँ पे HR स्पेसिफिक हो जाती है? आई मीन आई एम सपोज टू बी गुड इन माई कम्युनिकेशन, अगर मैं मार्केटिंग में भी बैठा हूँ, आई एम सपोज टू बी गुड इन लाइक फोकस्ड ऑन माई वर्क अगर मैं फाइनेंस में भी बैठा हूँ, बट वेयर डू यू स्पेसिफाई एन HR प्रोफेशनल कि दिस गाय इज सपोज टू बी और दिस गर्ल इज सपोज टू बी एन HR प्रोफेशनल? उस ट्रेनिंग को आप स्पेसिफाई कहाँ पे जाके करते हैं? इज इट जस्ट अबाउट कम्युनिकेशन या मुझे कुछ साइकोलॉजिस्ट होना पड़ेगा टू रीड दैट आई एम गोइंग टू हायर अ गुड रिसोर्स? थोड़ा सा इस बारे में बताइए। देखिए, आप किसी भी प्रोफेशनल की डेवलपमेंट की बात करेंगे या उसकी स्किल की बात करेंगे, उसके दो एरियाज होते हैं, एक उसकी बिहेवियर स्किल्स होती हैं और एक उसकी फंक्शनल होती है। ठीक है। बिहेवियर पे उसकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, उसकी पीपल मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, ये आ जाती है। फंक्शनल स्किल्स में ये आता है कि इज अ HR पर्सन इज़ अ पीपल पर्सन, क्या वो लोगों के साथ बैठता। आपने बहुत सारे लोग ऑफिस में देखोगे कुछ अपने कमरों से बाहर नहीं निकलते और कुछ बहुत ज़्यादा पीपल पर्सन है, तो HR के लिए मस्ट है। अगर फाइनेंस के हैं और वो अपने कमरे में बैठ के काम करते हैं, वो सबसे नहीं मिलते, तो इट्स ऑल राइट, उसको फाइनेंस में ही भेजें फिर, जो कमरे में बैठ के। एग्जैक्टली। सो इसी के लिए अगर आपने नोट किया होगा, पोटेंशियल असेसमेंट होती है, टैलेंट के आपकी जो पर्सनैलिटी होती है उसी हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन HR प्रोफेशनल्स पर्सनैलिटी टाइप आइडेंटिफाई करते हैं, फिर लोगों को हायर करते हैं। ओके, अच्छा राइट फिजा, पीपल फॉर राइट जॉब। राइट। फिजा, ज़रा ये जो आपका इदारा है PSTD, इसके बारे में बताइएगा और ये किस तरह से HR प्रोफेशनल्स को बेहतर करने के लिए काम कर रहा है? So Pakistan Society for Training and Development, PSTD, it has been around for 66 years now. 1958 में ये मियां गनी साहब ने बनाया था। एंड जो हमारा ये मॉडल था, ये सबसे पहले एक ग्रिड की ट्रेनिंग से स्टार्ट हुआ था, और अलॉन्ग विद HR प्रोफेशनल्स उनको तो हम ट्रेन करते ही हैं कि कैसे वो अपने एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ अलाइन करके ट्रेन करें, बट हम बाकी भी बिजनेस फंक्शंस को ट्रेन करते हैं। क्योंकि यू नो द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इन दीज इकोनॉमिक टाइम्स इज़ वेरी हाई, तो एवरीबडी हैज़ टू बी ऑन द सेम पेस। अगर एक HR प्रोफेशनल बहुत सीजन्ड और ट्रेंड है तो उसको टीम भी ऐसी ही चाहिए होती है टू ग्रो इन द बिजनेस एंड टू इंक्रीज द ऑपरेशंस, कि वो भी इक्वली ट्रेंड हो। तो HR के साथ साथ बाकी बिजनेस फंक्शंस को भी हम ट्रेन करते हैं, और HR प्रोफेशनल्स को अब ये बताते हैं कि अब जो एम्प्लॉय ट्रेंड्स हैं ट्रेनिंग पे वो बहुत बदल गए हैं। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट AI, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट। अच्छा, ये मेरा सवाल था, आपने थोड़ा सा सवाल ले लिया, लेकिन मैं कर लेता हूँ। टेक द लीवरेज। हम फाइनेंस तो इसलिए क्योंकि फाइनेंस में नए सॉफ्टवेयर्स आ गए, नई चीज़ें आ गई, ठीक है, नई चीज़ें आ गई, मार्केटिंग के अंदर नए टूल्स आ गए, नए पैटर्न्स आ गए, बट बिहेविंग और डीलिंग विद द ह्यूमंस, आई थिंक, ये मेरा ख्याल है, लेकिन आप उसको क्लियर कीजिए कि वो तो ठीक ही है, सेम ही है, तो उसमें क्या नई इनोवेटिव चीज़ें हैं दैट यू नीड टू फोकस ऑन व्हाइल ट्रेनिंग इन HR स्पेशलिस्ट और एग्जीक्यूटिव? देखिए, अब एक बहुत जो कॉन्सेप्ट HR को जो डील करता है वो है मल्टी जनरेशनल वर्कफोर्स का, कि हमारे जो कुछ लीडरशिप के लोग हैं वो एक बहुत एक्सपीरियंस्ड और डिफरेंट जनरेशन से हैं, लेकिन उन्होंने जिन लोगों को मैनेज करके जिनसे काम कराना है वो एक नई जनरेशन है। तो द HR हैज टू प्ले अ रोल टू जनरेशनल गैप एंड टू मेंटेन दैट बैलेंस, कि जो एक्सपीरियंस है वो भी आ रहा है और जो नए आइडियाज और इनोवेशंस और क्रिएटिविटी है दे आर कमिंग ऑन द सेम ग्राउंड, एंड देन इन द एंड वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ अलाइन कर रहे हैं। तो उसके अंदर अब वी आर ऑल्सो इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी, वी आर ऑल्सो इंटीग्रेटिंग डिफरेंट जनरेशंस एंड यू नो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी एज वेल। ओके। तो आप चैलेंजेस की बात कर रहे थे HR में, उसमें बहुत बड़ा चैलेंज इस वक्त मल्टी जनरेशन वर्कफोर्स मैनेजमेंट। सो द यंग जेन ज़ीज दे वांट all the flexibility. They don't want to come to office, or they want to come on time or something, or so they want to make more money in lesser time. What? Yeah, this is very much fast paced. You can't wait कि हम जी एक साल बाद अप्रेजल होगा तो फिर आपको बताया जाएगा। They are a bit impatient
but people with very high productivity because they use technology at the maximum level. उनको हैंडल करने का तरीका भी डिफरेंट है. Yeah. So if they want flexibility, organization and manage, what we are doing at अगर हमारी कॉन्फ्रेंस में भी इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट सेगमेंट मल्टी जनरेशन वर्कफोर्स का है, जो भी कल हमारी कॉन्फ्रेंस है कॉनेक्स. So उसमें भी हम ये एड्रेस कर रहे हैं. उसमें मेन चैलेंज ये है कि बोथ नीड टू one step come up. They need to come, they need to understand the dynamics. अब बड़ी सिंपल सी बात है, अगर कोई आर्मी में चला गया जेनजी, अब वो ये तो नहीं कह सकते ना मुझे बीन बैग्स दें या मुझे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करें. सो डायनेमिक्स इज ऑल्सो अंडरस्टैंडेबल एंड दे नीड टू अंडरस्टैंड बिकॉज दे आर यूजिंग ChatGPT, दे आर यूजिंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर, द प्रोडक्टिविटी इज वेरी हाई. इफ दे वांट टू वर्क फॉर 4 hours, सो ऑर्गेनाइजेशन शुड वर्किंग फ्लेक्सिबिलिटी दोनों तरफ से होनी चाहिए. कोविड ने इम्पैक्ट किया, कोविड ने बिहेवियर्स को इम्पैक्ट किया. कोविड ने फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सेप्टेंस पैदा की है. उससे पहले आप फ्लेक्सिबिलिटी पे एक्सेप्टेड नहीं था, आप लोगों को वर्क फ्रॉम होम. बिकॉज़ आई बिलीव पोस्ट कोविड वर्ल्ड इज अ बिट डिफरेंट देन ऑफ द प्री कोविड. लॉट ऑफ थिंग्स जो कि हमारी मिथ थी कि हम डिजिटल लर्निंग पे काम नहीं कर सकते, हम घर में बैठ के काम नहीं कर सकते, ये सारी मिथ्स हमारी ब्रेक हुई. एंड कोविड ने उनको, शायद कोविड नहीं आता तो हम 2025 में स्टार्ट कर रहे होते वर्चुअल वर्किंग और इस तरह की कॉन्सेप्ट, मैनेजिंग वर्चुअल टीम्स एंड ऑल. बट वो आपको बहुत फास्ट पेस हो गई चीज़ें, आपकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई, यू हैव प्रूव यू हैव नो चॉइस, यू हैव टू सर्वाइव इन दैट वे. तो आपने वो चीज़ें अडॉप्ट की. ये जो इवेंट होने जा रहा है कॉनेक्स, इसके बारे में ज़रा बताइएगा, कब हो रहा है? आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि ये इवेंट हमने स्टार्ट किया था टू HR के जितने भी लोग हैं, इसमें पूरे पाकिस्तान से HR के लोग होते हैं. ये 3 शहरों में होता है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद. ठीक है. इस्लामाबाद में इसलिए कि पेशावर और इसके सराउंडिंग एरिया के लोग आ सकें. लाहौर में हमारे पास मुल्तान, फैसलाबाद, वहाँ के लोग आते हैं. कराची में हमारे पास हाब, बलूचिस्तान, इस तरह के सराउंडिंग एरिया, जामशोर, हैदराबाद, वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके लोग आते हैं. वी कवर ओवरऑल पाकिस्तान HR थ्रू दिस कॉन्फ्रेंस टू ट्रेन दैम what new happening in the market, what are the challenges they need to be prepared, what are the things they need to adopt, what kind of technology available locally जो वो अपनी companies में लेके is it just for the people who are already on a job incorporated somewhere, or it is for the like if somebody, a youngster or a student wants to join it, उनके लिए भी कोई opportunity है? देखिए, अगर HR के students, हम कुछ slots students को देते हैं, being a not for profit organizations, तो हमारी slots होती हैं, हम बुलाते हैं. It's mainly for professionals. Mainly it's for professionals. Yeah, so if someone is working in HR, that person need to understand why numbers is important for the HR person now. अच्छा, इसमें फिर आप लोगों का, this question is to you Fiza, do we have any kind of calculation on that कि जब ऐसी trainings होती हैं तो क्या behaviors में तब्दीली आई या organizational assessments बेहतर हुई, कुछ ऐसा आप लोग रखते हैं कि post such trainings? देखिए, the reason why Connex is different from I mean I just want to know कि कितना help करता है ये session. I get your point, but that's the reason कि हम Connex को, why do we say it's the biggest HR and business operations conference? Because हमारा ऐसा नहीं होता कि हमने एक दिन लोगों को बुलाया, जमा किया, कॉन्फ्रेंस की एंड देन देयर ओन. हमने अपनी कॉन्फ्रेंसेस पे रिसर्च करके बहुत ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो ड्राइव किए. वी हैव अ वेरी सक्सेसफुल पावर वुमेन प्रोग्राम, दैट्स अ मेंटरशिप प्रोग्राम. और वो भी हमारा एक विपकॉन एक और कॉन्फ्रेंस होती है, उससे ड्राइव हुआ, जिधर देयर वाज अ मेंटरशिप प्रोग्राम थ्रू दिस टाइम पोस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर ऑल द वुमेन लीडर्स आउट देयर. And we also included the male champions in that. Okay. So ऐसा नहीं होता कि हम करें. फिर हमारी बहुत से, अभी हमारी कॉन्फ्रेंस जो कल हो रही है और कराची में नवंबर में है, 24 नवंबर को, उसके अंदर हमने एक हाइब्रिड वर्किंग मॉडल के ऊपर पूरा सेगमेंट किया है. तो लेटर ऑन इस कॉन्फ्रेंस के बाद वी विल मेक इट एक्सेस टू द बिगर ऑडियंस, एंड हम अपनी बाकी जो क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ वो शेयर करेंगे कि हमने इन कॉन्फ्रेंसेस से with that particular segment, what did we find out, and how have we polished it further to sort of train your team on that. तो इसीलिए हम Connex को थोड़ा सा बाकी कॉन्फ्रेंसेस से डिफरेंस रख रहे हैं, क्योंकि we do have a lot of programs जो फिर पोस्ट कॉन्फ्रेंस. Okay. Thank you so much. And one more particular thing, बहुत सारी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर यूजुअली अदील HR डिपार्टमेंट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते. एक एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन मुझे पर्सनली बड़ी लगती तब है या हम उसको उस लेवल पे समझते हैं कि यार इट हैज इट्स ओन HR डिपार्टमेंट. अदरवाइज तो कोई मार्केटिंग देखने वाला HR भी देख रहा होता है, वही फाइनेंस भी कर रहा होता है, और ये नहीं है कि उनके पास मार्जिन नहीं होता. दे डोंट कंसिडर HR दैट इंपॉर्टेंट, आई बिलीव. इस पे आप थोड़ा सा बताइए, फोकस है आपका इस सेशन के अंदर? इस पे देखिए, इस सेशन पे हमारा फोकस है, बट ये इज मेनली अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ नीड. अगर आपको नजर आएगा इस चीज़ की नीड है तो आप करेंगे. हमारी 40 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है. वी हैव
हाइब्रिड मॉडल तो बहुत सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं, लेकिन परमानेंट है 40 and we have 2 HR people. दिस डिपेंड कि अगर आपको उसकी वैल्यू समझ आती है तो आप हायर करेंगे, वरना तो यहाँ पे मैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन विजिट किए, नंबर इन थाउजेंड्स, और वहाँ HR नहीं, एज अ एडमिन डिपार्टमेंट दे मैनेज एवरीथिंग. इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग वैल्यू, व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट HR क्रिएट ऑन बिजनेस. जब तक ये परसेप्शन रहेगा कि HR का काम तनख्वाहें देना और छुट्टियाँ कैलकुलेट करना होता है, तो you will not invest on that. It's beyond that. It's about Okay. बहुत शुक्रिया. हमारे साथ PSTD पाकिस्तान सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग डेवलपमेंट के CEO और उनकी सीनियर नोट मैनेजर फिजा मुबशिर और अदील साहब मौजूद है. बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें ज्वाइन करने के लिए. आई होप आपकी बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस हो और बहुत अच्छे सेशंस हो, थैंक यू वेरी मौका मिले. ऑल द बेस्ट. आप भी जरूर, इफ यू गोना बी अ पार्ट, तो आप लकी हैं, अदरवाइज हम तो आपको बता ही रहे हैं कि आपने क्या करना है. इट्स प्रीटी इंपॉर्टेंट. हमने जो कि प्रोफेशनल लाइफ को डिस्कस किया, प्रोफेशनल लाइफ में CV बड़ी इंपॉर्टेंट है. आपने लास्ट CV कब बनाया था अपना? डू यू रिमेंबर? मैंने तो कोई पता नहीं कितना अर्सा पहले बनाया होगा, 8-10 साल पहले बनाया था मैंने. खैर हमारी CV तो ये है जो आप इस वक्त देख रहे हैं. I mean, हम अपना चलता फिरता CV ऑन स्क्रीन, लेकिन किसी भी प्रोफेशनल के लिए उसका CV बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. उसको कैसे वो बनाते हैं, उसके अंदर कंटेंट क्या होता है, उसकी फॉर्मेशन क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है. उसमें भी ट्रेंड्स बदल गए हैं. ट्रेंड बदल गए और लोग इस पे कम बात करते हैं. टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे. हम दोबारा से ले आए, हमने कहा हम इस पे बात करेंगे. अभी करेंगे, हम बिल्कुल इसी पे बात करेंगे. ब्रेक के बाद कर लेते हैं. ब्रेक एक ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा थके. चलें ब्रेक लेते हैं. हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट होंगी जो बताएंगी कि आपने CV कैसे बनाना है और कैसे आपका CV इंस्पायर कर सकता है, यू नो, या थोड़ा सा पहले ही मुतासिर कर दे, इंटरव्यू से पहले ही, कि आपसे वो मुतासिर हो और औखे औखे सवाल ना करें आपसे. जैसे कि ब्रेक के बाद आते हैं. वेलकम बैक वंस अगेन. इस सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मौजू की जो हर नौजवान की ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है, और वो क्या है? वो है एक अच्छी और मुतासिर कुन CV बनाना. यानी कि आपका CV जो है वो कैसा होना चाहिए अगर आपको वाकई में नौकरी चाहिए तो. देखिए, अच्छा बदले हैं. अब ये दो लोगों के लिए मुख्तलिफ हो जाता है. एक तो जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जॉब चेंज करते हैं, उनका CV बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. लेकिन उससे भी ज्यादा जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं ना, क्योंकि मेरे आसपास खुद मेरे भांजे भतीजे अगर कुछ ऐसे मुझसे मशवरा लेते हैं तो वो उनको नहीं पता होता, और ना ही उनके टीचर्स उनको वैसे बताते हैं कि बेटा हाउ यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ. और आपका पहला इंप्रेशन जाहिर बात है किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो आपका CV ही होता है, और वो बड़ा रोल प्ले करता है. तो आज हमने कहा कि हम जरा इस पे एक्सपर्ट ओपिनियन ले लें, कुछ हमें भी हेल्प हो जाएगी अगर हमने अपना CV उसको अपडेट करना है, अपग्रेड करना है. तो इस वक्त हमारे साथ रिज्यूमे एक्सपर्ट हैं इरम एहसन अली लाइव मौजूद हैं. उनसे जरा कुछ सीखने की कोशिश करें. क्या कुछ टेक्निकल एंगल्स भी होते हैं, या बस हमें तो पता होता है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी, एजुकेशनल डिग्रीज लिखी, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस और भेज दिया. सो इरम से हम इसी हवाले से बात करते हैं. वेलकम इरम, हाउ आर यू? Thank you so much. How are you both? I'm doing well. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस. बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि हम एक मुख्तलिफ किस्म के मेहमान से बात करें. सबसे पहले तो बताइए कि हमारे जितने CV को लेकर कंसर्न्स हैं मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, क्या ये दुरुस्त हैं कि CV का बहुत अच्छा, बड़ा स्मार्ट होना, अट्रैक्टिव होना ज़रूरी है, या ऐसा नहीं है? आप हमें थोड़ा सा बताइए CV के हवाले से, CV की इंपॉर्टेंस क्या है? Absolutely. Like you said in the beginning कि हमारे टीचर्स, हमारे स्कूल्स, हमारे इंस्टीट्यूशंस में हमें सिखाया नहीं जाता. इवन दो बाहर मुल्क में दिस इज समथिंग विच इज कंसिडर्ड एज वेरी बेसिक. बैचलर्स आपने ग्रेजुएट किया, आपने मास्टर्स से ग्रेजुएट किया, इवन एट अ स्कूल लेवल दीज आर द थिंग्स दैट आर कंसिडर्ड एज इम्पोर्टेंट. अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में कोई भी सेंस ऑफ प्रोफेशनल कोचिंग नहीं है. हमारे टीचर्स हमें नहीं बताते कि हमारी बेसिक डॉक्यूमेंट्स किस तरीके के होने चाहिए. समथिंग एज इम्पोर्टेंट एज अ CV. बहुत से लोगों को एक बेसिक डिफरेंस नहीं पता होता बिटवीन अ CV एंड अ रेज्यूमे, राइट? Moving forward, I do feel that we are living in a competitive market, and in this modern world we have an edge. हमारे पास जितनी भी रिसर्च है वो हमारे फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है. मार्केट कंपेटिटिव है, मॉडर्नाइज हो गई है, एंड वी आर लिविंग इन अ डिजिटल एरा, एंड इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि हम अपने उन डॉक्यूमेंट्स पे काम करें जो एक्चुअली हमारे प्रोफेशनल जर्नी में स्टेपिंग स्टोन होते हैं. And like how Imran said, it is different for senior professionals and it is also different for students. सीनियर प्रोफेशनल्स के पास एक सफिशिएंट एक्सपीरियंस है अपनी CV में डालने के लिए, लेकिन जो फ्रेशर्स होते हैं वो अक्सर बहुत कंफ्यूज होते हैं. तो फ्रेशर्स कैसे इम्प्रेसिव बनाएं अपनी CV को? इरम, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो कैसे इम्प्रेसिव बनाएं? क्योंकि अक्सर हम ऐसे CVs देखते हैं कि वो रंग बिरंगे जो कलर्स हैं वो डाल दिए जाते हैं. कुछ लोगों ने पिक्चर्स लगाई होती हैं, अपनी सेल्फीज डाली होती हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अनप्रोफेशनल है. तो आप बीइंग अ प्रोफेशनल या एक्सपर्ट क्या कहेंगी इस बारे में? अच्छा, मैं कुछ पॉइंटर्स बता रही हूँ दैट आई पर्सनली फील लाइक आर इम्पोर्टेंट.
ठीक है, वो आप लोकल मार्केट में अप्लाई करें या आप अब्रॉड करें। अपनी सीवी में काम करने से पहले हमेशा आप रिसर्च करें कि आपकी इंडस्ट्री क्या है, आपकी जॉब मार्केट कौन सी है और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अपनी इंफॉर्मेशन को हमेशा रेलेवेंट रखें। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी एजुकेशन की हेडिंग में आप सब कुछ मेंशन करें, जितना भी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, अगर 10 साल का है तो आप 10 साल की डिटेल्स मेंशन करें। नो, यू नीड टू मेक श्योर कि आप अपनी सीवी में कंटेंट को प्रीसाइज रखते हुए रेलेवेंट इंफॉर्मेशन डालें। आप अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड कीवर्ड्स डालें। ऑल्सो स्टडीज सजेस्ट कि अंडर 2 seconds अगर रिक्रूटर्स को किसी भी सीवी में एक भी ग्रामेटिकल एरर, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक मिलती है तो आपकी सीवी ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाती है। ना सिर्फ सॉफ्टवेयर रिजेक्ट करता है बल्कि एक रिक्रूटर भी रिजेक्ट करता है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप जो भी कंटेंट डालें अपनी सीवी में, यू थॉरली रिसर्च। First you research, you write, you make it precise and make sure कि it is free of any errors at all. ठीक है, तो इससे we are living in a competitive age. Right. तो इससे हमें एक अंदाजा तो ये हो रहा है कि if it is supposed to be to the point and precise, then बड़े-बड़े 4 पेजेस की जरूरत नहीं है. Even you can bring it to just 1 page. उस पे भी आप अपना सारा मेंशन कर सकते हैं। कुछ लोग इसको भी प्रेफर करते हैं ना कि बड़ी जितनी बड़ी सीवी होगी उतना लोग, इतना बड़ा रिज्यूमे होगा उतना बड़ा उसको कंसिडर उसकी जॉब को किया जाएगा। अच्छा, दूसरी बात इसमें ये भी है, फ्रेशर्स के लिए मैं अगर आपसे कहूं कि एक नक्शा खींचिए हमारे सामने, लाइक इफ वी हैव टू मेक अ सीवी राइट नाउ, एक फ्रेशर आपको देख रहा है, वो क्या करे, क्या लिखे, सबसे पहले कहां से शुरू करे, कहां तक जाए, क्विकली अगर एक पिक्चर हमारे सामने आप रखें उसकी। श्योर, डेफिनेटली। लेट्स गो हेडिंग वाइज। अगर कोई फ्रेशर अपनी सीवी बनाना चाहता है तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि उनके पास हेडिंग हो कॉन्टैक्ट डिटेल्स की एट द टॉप। उनका नाम क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, करेक्ट ईमेल एड्रेस, उनका लिंक्डइन प्रोफाइल, उनकी वेबसाइट या पोर्टफोलियो जहां पे वो, अगर उनका कोई काम है जो वो दिखा सकते हैं तो वो हो जाएगी। सेकेंड हेडिंग होगी उनकी करियर समरी। वो किस फील्ड में पैशनेट हैं टू मूव फॉरवर्ड इन देयर लाइव्स, दे नीड टू टॉक अबाउट इट इन द करियर समरी सेक्शन। बिकॉज वो फ्रेशर है तो उनके पास कोई प्रोफेशनल या जॉब एक्सपीरियंस नहीं होगा, बट दे विल डेफिनेटली हैव relevant coursework and projects in their university life that aligns with their future industry or target roles, right? तो वो relevant coursework को add कर सकते हैं। उन्होंने अगर कोई volunteership की हुई है जो कि again relevant है उनके future job title से, they can add that. Apart from that, they can add interest and hobbies. Everything that is specific to their target. एक्सपीरियंस से पहले एजुकेशन मेंशन करना है फ्रेशर के लिए, जरूरी है कि पहले एजुकेशन लिखेगा और फिर एक्सपीरियंस लिखेगा, या पहले एक्सपीरियंस लिखेगा फिर एजुकेशन लिखेगा? डेफिनेटली। Okay, for a fresher CV, the education always comes at the top. For senior professionals and professionals, the education comes at the bottom. Right? Also, freshers अपनी CV में online courses and certifications भी डाल सकते हैं. That will add value. अच्छा इरम, अभी मैं टेक्नोलॉजी की बात कर लेती हूँ कि सीवी को जब सेलेक्ट करना होता है तो हायरिंग अथॉरिटीज़ या एचआर प्रोफेशनल्स जो हैं वो बड़े सॉफ्टवेयर्स और ऐसे एल्गोरिदम्स यूज़ करते हैं, क्योंकि हज़ारों की तादाद में सीवीज़ आती हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। रोज़ाना बैठकर आप एक सीवी को नहीं देख सकते, तो ऐसे में सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करता है। उस सॉफ्टवेयर के अंदर आपका सेलेक्ट होना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए क्या करना चाहिए? ऐसे कीवर्ड्स हमें यूज़ करने चाहिए जो किसी भी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर या एड के अंदर दिए गए हैं, तो फिर इजी हो जाएगा सेलेक्ट होना एक एल्गोरिदम के थ्रू। एब्सोल्युटली। जिस सॉफ्टवेयर की आप बात कर रही हैं उसको हम ATS सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर बेसिकली आपकी सीवीज को स्क्रीन करता है और स्कैन करता है। अगर तो कोई कंटेंट राइटर के पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा हो, फॉर एग्जांपल चाहे वो फ्रेशर हो या सीनियर लेवल प्रोफेशनल, तो उनको अपनी सीवी में ऐसे कीवर्ड्स डालने हैं जो कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड हो, नॉट जस्ट एडिंग कीवर्ड्स, पर उनको अपनी सीवी को ऑप्टिमाइज करना है। अब ऑप्टिमाइज का वर्ड शायद सुन के लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए। आई जस्ट एक्सप्लेन इट क्विकली। वी हैव अ कॉलर विद अस, अगर आप इजाजत दें तो जरूर उनका सवाल ले लेते हैं कि वो क्या पूछना चाहते हैं। इस्माइल है हमारे साथ कराची से। इस्माइल, हाउ आर यू? आवाज आ रही है? एब्सोल्युटली। जी सर, बिल्कुल आ रही है आवाज। आप शुक्रिया, आपने हमें फोन किया। क्या सवाल है आपका, क्या पूछना चाहते हैं सीवी या रिज्यूमे के हवाले से? जी, मेरा सवाल ये था कि जैसे हमारे रेज्यूमे में होता है कि एक्सपीरियंस हमारे काफी ज्यादा होते हैं, शॉर्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं ना हमारे, तो वो एक्सपीरियंस क्या 1 पेजर सीवी में ऐड करेंगे तो वो अफेक्टेबल होगी HR डिपार्टमेंट के लिए या नहीं? ठीक है, सही, ठीक है। इरम, प्लीज आंसर। एज लॉन्ग एज श्योर, आई वुड लव टू आंसर दिस। एज लॉन्ग एज आपकी सीवी 2 पेजर है, यू आर गुड टू गो।
2 पेजेस से ज्यादा अवॉइड करें कि आपका एक्सपीरियंस सेक्शन एंड ओवरऑल कंटेंट एक्सीड ना करे। ऑल्सो आप किसी भी जॉब को एक्सप्लेन करें तो आपकी जो रीसेंट मोस्ट जॉब्स होंगी उसमें आप मिनिमम 4 बुलेट पॉइंट्स डाल सकते हैं और मैक्सिमम 7 बुलेट पॉइंट्स। ऐसी जॉब जो आपने अपनी प्रोफेशनल जर्नी में सबसे पहले की थी, इंटर्नशिप्स की थी, पहली जॉब, उसको डिटेल में डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बुलेट्स में मेरे पास वी आर जस्ट लेफ्ट विद 1 मिनट। अगर आप क्विकली हमें डूज एंड डोंट्स के बारे में बता दें कि ये लाजमी करें अपने रिज्यूमे के लेकर और ये बिल्कुल ना करें, क्विकली अगर हमें आप इन लास्ट 40 सेकेंड्स। श्योर, रिसर्च करें, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन डालें, प्रीसाइज इंफॉर्मेशन डालें, अपनी जॉब एक्सपीरियंसेस को क्वांटिफाई करें। अगर आप नंबर्स ऐड कर सकते हैं अपनी सीवी में, वेल एंड गुड। अगर आप इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, वेल एंड गुड। ट्राई योर लेवल बेस्ट टू अवॉइड एनी फॉर्मेटिंग इशूज, एनी ग्रामर इशूज। अगर आप पिक्चर्स डाल भी रहे हैं तो प्रोफेशनल डालें। ब्लरी पिक्चर्स, सेल्फीज, शादी की पिक्चर्स, ऐसी चीज़ों डालने से अवॉइड करें। मेक श्योर दैट योर सीवी इज ऑलवेज टेलर्ड टू द पोजीशन यू आर अप्लाइंग फॉर। शादी इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हमारा एम्प्लॉयर कंसर्न्ड हो कि एम्प्लॉई मैरिड ना हो और उसे मैं देर तक रोक सकूं, तो शादी की पिक्चर डालना मतलब कोई हर्ष नहीं है, बता दें हम पहले ऑन अ लाइटर नोट। डेफिनेटली राइट। इरम, थैंक यू वेरी मच। टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर। अली हमारे साथ मौजूद थी रेज्यूमे, और आपने अपना सीवी जो है, अपना रेज्यूमे किस तरह से बनाना है, उन्होंने जैसा कि इमरान कह रहे थे नक्शा जो है वो एक खींच दिया है। आपने कोई सेल्फी नहीं लगानी, कोई शादी की तस्वीर नहीं लगानी, प्रोफेशनल फोटो जो है वो आपकी होनी चाहिए। और अगर चैट जीपीटी से सीवी बनवा लें तो फिर एडिट कर लीजिएगा, पता लगे किसी और की इन्फॉर्मेशन जा रही हो, आप कुछ और हो और वो एम्प्लॉयर परेशान हो गया, अच्छा ये कौन है, ये कहाँ से आ गए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सॉफ्टवेयर का अगर सहारा ले भी रहे हैं तो आप जरूर अपना उसमें अपनी जहानत, अपना इंटेलिजेंस जरूर ऐड करें। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे सेशंस करते रहें ऑफ एंड ऑन, ताकि आपको हेल्प मिलती रहे, खासतौर पे यंगस्टर्स को। अब इससे पहले कि हम, मेरे ख्याल में टाइम कम ही रह रहा है प्रोग्राम में, क्विकली हम अपने अगले सेगमेंट की जाने बढ़ जाएं। अगले सेगमेंट की तरफ आते हैं। यंगस्टर्स की आपने बात की है तो उसी से रिलेटेड हम कह सकते हैं बुक रीडिंग। हाँ, बुक रीडिंग जो है जिसका रुझान जो है आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, ये ट्रू है या नहीं? क्या ख्याल है आपका? मेरे ख्याल में कमी हुई है, लोग नजर नहीं आते। हाँ, लोग कम पढ़ते हैं, लेकिन अच्छा ये हम बात कर क्यों रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट में बात करें स्पेसिफिकली। अब से कुछ दिन पहले लाहौर में कुतुब मेला हुआ और उस कुतुब मेले के अंदर जाहिर बात है किताबें भी थी और लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का, रिफ्रेशमेंट का भी इंतजाम मौजूद था। तो एक तासुर ये मिला उससे थ्रू पोस्ट। वो पोस्ट किसकी थी इस पे भी मैं आता हूँ कि वहाँ पे जो शवारमा था या बिरयानी थी, यानी कि 1200 शवारमे बिके, 800 बिरयानी बिकी, लेकिन किताबें कोई 30-35 थी जो मुबैना तौर पर। अब ये कहा कि इसने हमारे बड़े सीनियर, बड़े हमारे अजीज मारूफ अदाकार खालिद अनम साहब, उनकी एक पोस्ट थी जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि इस कुतुब मेले के अंदर जो लाहौर में सजा, ये वाकया हुआ कि लोगों ने खाया ज्यादा, पढ़ा कम। तो एक तो हमने कहा कि इस दावे की हकीकत क्या है, जो कि फिर इस पे जो फर्दर डेवलपमेंट हुई उसके मुताबिक न सिर्फ खालिद अनम साहब ने वो अपनी जो पोस्ट थी वो डिलीट की, बल्कि जो बरतानवी नशरियाती इदारा है उसके सामने माजरत भी की। उन्होंने कहा कि इंग्लिश की ट्वीट थी, मैंने उसे कन्वर्ट कर दिया, लाइटर मोड के अंदर किया, लेकिन मुझे नहीं पता था इतनी वायरल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जो आदाद शुमार मैंने मेंशन किया इसमें कोई हकीकत नहीं है, ऐसा खालिद साहब ने कहा। बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने अपनी गलती का इतराफ कर लिया और सोशल मीडिया पर जो है इस पोस्ट के बारे में उन्होंने ये बात की कि इंग्लिश की पोस्ट को उन्होंने उर्दू में किया। अच्छी बात है, और अगर आपने गलती किया तो उसको मान लेना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसी के पर हम जरा बात कर लेते हैं। यहीं से हमारा टॉपिक निकलता है कि बुक रीडिंग जो है क्या वाकई में कम हो गई है, इसका ट्रेंड कम होता जा रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर, क्या लाइब्रेरीज में जाने का ट्रेंड भी कम होता जा रहा है, या जो स्कूल्स हैं या हमारे घरों के अंदर इनफैक्ट पहले हमें वो रिसाले भी नजर आते थे, ठीक है, हमारी माएँ भी पढ़ती हुई नजर आती थी, बड़ी बहनें भी पढ़ती हुई नजर आती थी, अब वो ट्रेंड जो है उस तरह से हमें नजर नहीं आता। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात आपकी इजाजत से मेंशन करना चाहूंगा, वो खालिद अनम साहब के हवाले से कि एक तो अच्छी बात उन्होंने इतराफ किया, लेकिन साथ में उनकी जो इंटेंशन है ना उसकी मैं तारीफ भी करना चाहूंगा कि उनको कंसर्न हुआ कि लोग क्यों किताबें नहीं पढ़ रहे। तो एक अच्छी इंटेंट भी है उनकी, उसको हम नेगेटिवली नहीं ले सकते। हमारे साथ इस वक्त फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस आमिना सईद साहिबा मौजूद हैं। उनसे जरा एक तो जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस बात से किस हद तक मुत्तफिक हैं कि बुक रीडिंग का कल्चर कुतुब बीनी का कम हुआ है या बढ़ा है या उतना ही है, किस हद तक मुत्तफिक हैं और फिर आगे उसको वो किस जानिब जाता देख रही हैं, और इस वाक़े के तनाजुर में भी जरा उनकी राय ले लेते हैं। आमिना साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, बहुत शुक्रिया। आप क्या कहेंगी इस मौजू के हवाले से? देखिए, मेरे ख्याल में ये ट्रेंड कम नहीं हो रहा, और मेरी लेकिन ये मैं कहूँगी कि ये किताबें जो शायद जो मैं 35 साल से शायद कर रही हूँ किताबें, उन पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि उनको हमें बहुत जब हम किताब पब्लिश करते हैं तो बहुत हमें शोर मचाना पड़ता है, उनकी बुक लॉन्चेस करनी पड़ती हैं, लिटरेचर फेस्टिवल्स में उन पे सेशंस रखते हैं। अब 10 नवंबर को
कराची में हैबिट सिटी में हमारी अदब फेस्टिवल हो रही है, उसमें हम किताबों के बारे में बहुत गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू भी करेंगे। उस पे हम कुछ और भी जैसे ड्रामे भी करेंगे किताबों पे। तो अगर हम ये किताबों को हम ये मेहनत करें, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपका शुक्रिया करती हूँ कि आपने प्रोग्राम भी रखा किताबों पे। अगर मीडिया पे जिक्र आता रहे, फेस्टिवल्स होती रहें, अखबारों में रिव्यूज छपते रहें, बुक लॉन्चेस होती रहें, तो किताबें बिकती हैं। और मैं ये आपको कहती हूँ कि हमारी फेस्टिवल्स में आपको हैरत होगी कि 1-1 करोड़ की किताबें बिकी हैं। तो इसमें ट्रेंड आपको क्यों नजर आ रहा है कि ये ट्रेंड कम होता जा रहा है? और एक और पॉइंट, क्या हम ये भी समझ सकते हैं कि जब से सोशल मीडिया आया है, इंटरनेट आया, इसने भी पढ़ने के रुझान को, बुक रीडिंग के रुझान को कम कर दिया है? जी, मेरे ख्याल में ट्रेंड कम नहीं हो रहा, क्योंकि पब्लिशर्स जैसे हम हैं, लाइटस्टोन पब्लिशर्स, और जो लोग अदबी मेले करते हैं, जैसे हम अदब फेस्टिवल करते हैं, तो इनकी वजह से रुझान कम नहीं हो रहा, इन पे दिलचस्पी पैदा हो रही है, क्योंकि ये सब फेस्टिवल्स फ्री होती हैं, आम लोग, बहुत पब्लिक आती है बहुत बड़े तादाद में, और जब वो देखती है कि मुसन्निफ बैठे हुए हैं स्टेज पे, अपनी किताबों के बारे में बातें हो रही हैं, तो उनके दिल में समझिए एक पैदा होती है। लेकिन सिर्फ फेस्टिवल्स तो काफी नहीं होते। हम अगर वेस्ट की बात करें, वहाँ पे लाइब्रेरीज, कई फ्लोर्स पे मुश्तमिल लाइब्रेरीज हैं, और एक बुक लेने के लिए आपको लोग लाइनों में लगे नजर आते हैं। वो ट्रेंड नहीं है हमारे यहाँ। तो मुझे पता भी नहीं है कि इस्लामाबाद में हमारी एक नेशनल लाइब्रेरी थी, पता नहीं लास्ट टाइम हम कब गए थे उसमें, और आम लोग भी कब जाते हैं। फिर वी रिमेंबर कि हम जब स्कूल में थे, वी यूज्ड टू गो टू आवर लाइब्रेरीज इन कॉलेज, इन स्कूल्स, वी यूज्ड टू गेट बुक्स, लेकिन अब स्टूडेंट्स नहीं जाते हैं। तो क्या हम ये समझे कि बुक बच्चे पढ़ ही नहीं रहे या पढ़ रहे हैं, ई बुक्स पे शिफ्ट हो गए हैं? ट्रेंड में कमी तो बहरहाल हुई है। मैं वैसे फिर आपसे इत्तेफाक नहीं करूंगी, मेरे ख्याल में ट्रेंड कम नहीं हुई है। लेकिन ये जो आपने लाइब्रेरीज का कहा, ये बिल्कुल सही है कि ये हमारा एक पाकिस्तान में एक बहुत कमी है कि पब्लिक लाइब्रेरीज नहीं है। आप देखिए, अगर यहाँ मतलब ये सैकड़ों में है, और वो भी अगर आप लाइब्रेरी में जाएं तो वहाँ किताबें पुरानी, आउट ऑफ डेट, ऑब्सोलीट, उनमें धूल पड़ी, तो लोग कैसे वहाँ से किताबें दिलचस्पी पैदा हो। हमें कम से कम हजारों की तादाद में लाइब्रेरीज होनी चाहिए। पूरे पाकिस्तान में एक जाल बिछ जाना चाहिए लाइब्रेरीज का। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात है। अनवर साहिबा, टाइम हमारे सेगमेंट का खत्म हो गया, लेकिन आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। आई कैन नॉट एग्री मोर। बिल्कुल ठीक बात है ये कि लाइब्रेरीज का कल्चर आना चाहिए, ट्रेंड आना चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, एक्सेसिबल होनी चाहिए लोगों के लिए, और बड़ा प्रेस्टिजियस फील करना चाहिए आपको किसी लाइब्रेरी का हिस्सा बनके। रीडर्स तो कम हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ राइटर्स भी जो हैं हमारे पास, लेकिन आमना साहिबा कहती है कि कम नहीं हुआ, शायद असम्पशन है उनका, ख्याल है। और हम ये जो हमारे सामने ये जो वाकया हुआ था, ये इस फेस्टिवल के अंदर हम उस चीज की बात कर रहे थे। अमीना साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। एमडी थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस पाकिस्तान की, फॉर्मर एमडी थी। इन्होंने बड़ी अच्छी बातें भी की हैं, और वो कहती हैं कि कल्चर कम नहीं हुआ है, और अगर आप सही तरीके से इस पे काम करेंगे तो जो हमारी यंग जनरेशन है ना, वो भी इसके ऊपर किताबें पढ़ने के लिए राजी है। हम तो इमरान सीरीज क्या कहानी है, क्विकली साइन आउट, कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।